हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पल्लवी। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक और वन शॉट मैराथन लेकर आई हूँ जो कि है डिस्ट्रीब्यूशन एंड लॉजिस्टिक मैनेजमेंट सब्जेक्ट की। हमारा फर्स्ट यूनिट क्या है इसमें? इंट्रोडक्शन टू लॉजिस्टिक। आइए स्टार्ट करते हैं। लॉजिस्टिक क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर क्या करा जाता है? प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड कंट्रोलिंग। किस चीज़ की? गुड्स की, सर्विसेज की एंड इंफॉर्मेशन की, ताकि उनका मूवमेंट और स्टोरेज अच्छी तरह से हो। कहाँ से? जहाँ पे वो गुड्स, सर्विसेज एंड इंफॉर्मेशन ओरिजिन हुए हैं, कहाँ तक? जहाँ पे उनका कंजम्पशन हो रहा है। इससे क्या होगा? कस्टमर की नीड्स क्या होगी? सेटिस्फाई होंगी। डेफिनेशन क्या है लॉजिस्टिक की? लॉजिस्टिक मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ। लॉजिस्टिक मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होता है? प्लानिंग, इम्प्लीमेंटिंग एंड कंट्रोलिंग द। किस चीज को प्लान करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं और कंट्रोल करते हैं? एफिशिएंट फ्लो एंड स्टोरेज ऑफ गुड्स, सर्विसेज एंड रिलेटेड इंफॉर्मेशन। काउंसिल ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स ने दिया ये डेफिनेशन, तो आप एग्जाम में लिख के आ सकते हो। नेक्स्ट क्या है? 6 राइट्स हैं लॉजिस्टिक के अंदर। आपको राइट प्रोडक्ट प्रोवाइड करना होता है कस्टमर्स को, ठीक है? राइट प्लेस पे प्रोवाइड करो, राइट कॉस्ट के अंदर वो प्रोडक्ट प्रोवाइड करना चाहिए, राइट क्वांटिटी, जितना कस्टमर डिमांड कर रहा है उतनी क्वांटिटी आप उसको प्रोवाइड करो, राइट टाइम पे प्रोवाइड करो और राइट कंडीशंस के साथ प्रोवाइड करना चाहिए। नेक्स्ट क्या है? ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? लॉजिस्टिक के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? कस्टमर क्या हो? सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? अगर मैं किसी भी गुड्स, सर्विसेज का ट्रांसपोर्टेशन अच्छे से देख रही हूँ, मूविंग अच्छे से हो रहा है या नहीं हो रहा है, स्टोरेज अच्छे से हो रहा है या नहीं हो रहा, ये सारी चीज़ें अच्छे से मैनेज कर रही हूँ, तो मेन मोटिव तो मेरा ये है ना कि कस्टमर सेटिस्फाई हो। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है? कस्टमर सेटिस्फेक्शन। नेक्स्ट क्या है? टाइमली डिलीवरी। अगर मैं स्टोरेज करके रखूँ, जब कस्टमर डिमांड करेंगे तब मेरे पास प्रोडक्ट रहेगा तो मैं उनको दे पाऊंगी टाइम पे। और अगर मूवमेंट भी अच्छी है तो सही मूवमेंट के अकॉर्डिंग वो टाइम पे कस्टमर के पास पहुंचेगा। कॉस्ट कम आएगी इससे, ठीक है? एफिशिएंट इन्वेंट्री मैनेजमेंट होगा, स्टॉक को अच्छे से मैनेज कर पाएंगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा बाकी फर्म से। जो फर्म लॉजिस्टिक मैनेजमेंट कर रही है उसको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है, बेटर कोऑर्डिनेशन बनता है उसका डिपार्टमेंट के साथ, और गुड्स एंड सर्विसेज का स्मूथ फ्लो होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती उसके मूवमेंट में, स्टोरेज में। क्यों? क्योंकि हम लॉजिस्टिक मैनेजमेंट कर रहे हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्या है? कौन कौन से स्टेजेस हैं इसके? पहला है मिलिट्री लॉजिस्टिक स्टेज। इसमें क्या होता था? ऑरिजिनेटेड इन मिलिट्री ऑपरेशन। मिलिट्री ऑपरेशन के टाइम पे इसका ऑरिजिनेशन हुआ था। इसके अंदर क्या होता था? किस चीज़ पे मेन फोकस होता था कि किस चीज़ का मूवमेंट करना है? सोल्जर्स का, वेपन्स जो भी होते हैं उनका, और सप्लायर्स का। क्या लिखा है? एग्जाम्पल, सप्लाइंग फूड एंड एम्यूनेशन टू आर्मी कैंप। आर्मी कैंप को फूड वगैरह प्रोवाइड करना इसमें आ जाता है। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन ओरिएंटेड स्टेज। इसमें क्या होता था? बिजनेस का मेन फोकस किस पे रहता था? सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन में। वो सिर्फ यही गोल रखता था कि गुड्स को मूव करना है फैक्ट्री से मार्केट तक, ठीक है? कंक्लूजन, लिमिटेशन क्या होती थी इसकी? ओनली ट्रांसपोर्टेशन वाज कंसीडर्ड इम्पॉर्टेंट। सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन को इम्पॉर्टेंट माना जाता था। नेक्स्ट क्या है? फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज। इसमें क्या है? ट्रांसपोर्टेशन भी इंक्लूड है, वेयर हाउसिंग भी इंक्लूड है और इन्वेंट्री भी इंक्लूड है। इसके अंदर किस चीज़ पे एम्फेसाइज दिया जाता था? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिनिश गुड। कि आप डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो फिनिश्ड गुड का, ठीक है? नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक स्टेज। ये क्या बोलता है? ऑल लॉजिस्टिक एक्टिविटीज इंटीग्रेटेड टुगेदर। जितनी भी लॉजिस्टिक के अंदर एक्टिविटीज होती है उन सबको एक साथ लेके आया जाता है ताकि कोऑर्डिनेशन अच्छा हो सके परचेजिंग, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। बेनिफिट क्या है इसका? कॉस्ट क्या लगेगी? कम, डिलीवरी फास्टर होगी और एफिशिएंसी ज़्यादा होगी। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है सप्लाई चेन मैनेजमेंट स्टेज। ये क्या बोलता है? लॉजिस्टिक बिकम पार्ट ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट। लॉजिस्टिक एक सप्लाई चेन मैनेजमेंट का पार्ट बन जाता है। इसका फोकस क्या होता है? सप्लायर्स, मैन्युफैक्चरर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड कस्टमर, ये सब टुगेदर रख के ये फोकस करता है, ठीक है? फीचर्स क्या क्या है? टेक्नोलॉजी यूज होती है, रियल टाइम ट्रैकिंग मिल पाता है हमें, ठीक है? और ई कॉमर्स लॉजिस्टिक भी होती है एआई एंड ऑटोमेशन के बेसिस पे। नेक्स्ट क्या है? कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं लॉजिस्टिक के अंदर? कौन कौन से कंपोनेंट्स है, कौन कौन सी एक्टिविटीज है जो इंटरकनेक्टेड है? तो पहला क्या है? ट्रांसपोर्टेशन। गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह
को पे मूव करना, ये भी एक कंपोनेंट है, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है लॉजिस्टिक का। नेक्स्ट क्या है, वेयर हाउसिंग, कि गुड्स एंड सर्विसेज को प्रॉपर आप स्टोर, सर्विसेज को तो स्टोर कर ही नहीं सकते, गुड्स को प्रॉपर स्टोर करके रख रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन सिस्टम, एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन सिस्टम भी होता है इसके अंदर। इन्वेंट्री मैनेजमेंट अच्छे से होता है लॉजिस्टिक के अंदर, मटेरियल हैंडलिंग अच्छे से होता है, ऑर्डर प्रोसेसिंग होता है और पैकेजिंग भी लॉजिस्टिक मैनेजमेंट के अंदर आता है। ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे गुड्स का मूवमेंट को क्या बोलते हैं हम, ट्रांसपोर्टेशन। इसके काफ़ी सारे वेज है, जैसे आप रोडवे की हेल्प से ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, रेलवे के, एयरवेज से, पाइपलाइन से और रोडवे, ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया। इंपॉर्टेंस क्या है, प्लेस यूटिलिटी क्रिएट करता है, जिस प्लेस पे पर्सन को सामान चाहिए उस प्लेस पे आप उनको प्रोवाइड कर पाते हो। प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर को कनेक्ट करता है ट्रांसपोर्टेशन। नेक्स्ट है वेयर हाउसिंग, ये क्या होता है, स्टोरेज ऑफ गुड्स अंटिल दे आर नीडेड, गुड्स को स्टोर करके रखा जाता है तब तक जब तक उसकी ज़रूरत ना पड़े कस्टमर को। फंक्शंस क्या क्या होते हैं, स्टोर करते हैं, रिस्क भी बियर करते हैं। अब अगर स्टोर कर रखा है, अगर इस वेयर हाउस में आग लग जाए या कुछ हो जाए तो ये रिस्क भी तो बियर वही करेगा ना। प्राइस स्टेबलाइजेशन हो जाता है और बल्क का ब्रेक हो जाता है, मतलब जो बल्क इसके अंदर रखा होता है वो धीरे धीरे कम करते हैं ना। कितने टाइप के वेयर हाउस होता है, प्राइवेट वेयर हाउस, पब्लिक वेयर हाउस, बॉन्डेड वेयर हाउस, आगे इसको पढ़ेंगे। नेक्स्ट है इन्वेंट्री मैनेजमेंट, मैनेजिंग स्टॉक लेवल एफिशिएंटली, स्टॉक लेवल को अच्छे से आप मैनेज करके रख रहे हो, ऐसा ना हो कि आपके पास ऑर्डर आया प्रोडक्ट का और आपके पास प्रोडक्ट ही ना हो, ठीक है। तो ये कहाँ पे मैनेजमेंट करते हैं, इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंदर स्टॉक लेवल को मैनेज किया जाता है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, स्टॉक शॉर्टेज ना पड़े, एक्सेस स्टॉक कम ना पड़े और कैरिंग कॉस्ट भी कम हो। मटेरियल हैंडलिंग, ये क्या होता है, मूवमेंट ऑफ गुड्स विद इन वेयर हाउस और फैक्ट्री, एक ही वेयर हाउस या फैक्ट्री के अंदर गुड्स का मूवमेंट कैसे होता है, वो कहाँ पे होता है, मटेरियल हैंडलिंग के अकॉर्डिंग। इक्विपमेंट कौन कौन से यूज होता है, कन्वेयर्स, फॉकलिफ्ट्स और क्रेन्स, जैसे ये ना, ऐसी गाड़ियों की हेल्प से फैक्ट्रीज के अंदर ही गुड्स का मूवमेंट होता है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, डैमेज कम करना, टाइम को सेव करना और एफिशिएंसी इम्प्रूव करना। नेक्स्ट है पैकेजिंग, पैकेजिंग क्यों करते हैं, ताकि गुड्स और गुड्स को अगर हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो उसके अंदर कोई प्रॉब्लम वगैरह ना आए। अगर आप उसको पैक कर रहे हो तो वो डैमेज नहीं हो पाएगा ना। तो पैकेजिंग का मेन मोटिव क्या होता है कि गुड्स को प्रोटेक्ट करना, किस टाइम पे, स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे। कितने टाइप की पैकेजिंग होती है, एक तो होती है प्राइमरी पैकेज, फिर होती है सेकेंडरी पैकेज और फिर होती है ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग। जैसे आप कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हो तो एक तो उसका कवर होता है जिसके अंदर वो प्रोडक्ट होता है, जैसे क्रीम है तो वो इसके अंदर होता है, फिर एक डब्बी के अंदर होता है, फिर एक और डब्बी होती होगी कार्टून टाइप जो स्टोरेज के लिए यूज़ होता है। इंपॉर्टेंस क्या है, प्रोटेक्शन देता है, ये गुड्स को आइडेंटिफिकेशन करने में हेल्प करता है और प्रमोशन के टाइम पे भी हेल्प करता है। पैकेजिंग के अकॉर्डिंग ही तो प्रमोशन करते हैं ना। नेक्स्ट क्या है, ऑर्डर प्रोसेसिंग, ये क्या होता है, एक्टिविटीज़ फ्रॉम रिसीविंग ऑर्डर टू डिलीवरिंग गुड्स। आपको ऑर्डर आया है, ऑर्डर आने के बाद जो भी एक्टिविटीज़ आप कर रहे हो जब तक आप उस गुड्स को डिलीवर नहीं कर पा रहे उसको क्या बोलते हैं, ऑर्डर प्रोसेसिंग। ऑर्डर आने से लेके ऑर्डर पहुंचाने तक जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं उसको क्या बोलते हैं, ऑर्डर प्रोसेसिंग। सबसे पहले क्या होगा, ऑर्डर रिसीव करोगे, फिर आप इन्वेंट्री चेक करोगे कि आपके पास स्टॉक है या नहीं है, फिर आप इनवॉइस प्रिपेयर करोगे, डिस्पैच करोगे गुड और एट द एंड वो डिलीवरी हो जाएगी कस्टमर के घर पे। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये क्या है, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू लॉजिस्टिक से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उसके फ्लो को क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन सिस्टम। जैसे कि आप अपने गुड ट्रैक करते हो ना, जैसे आपने अमेजोन से कुछ ऑर्डर किया है तो आप ट्रैक करते हो कि वो गुड आपका कहाँ तक पहुँचा, तो ट्रैकिंग सिस्टम हो गया, ERP सॉफ्टवेयर, बारकोड सिस्टम और RFID। इंपॉर्टेंस क्या क्या है, कोऑर्डिनेशन अच्छी बनती है, डिसीजन जल्दी ले पाते हैं और रियल टाइम मॉनिटरिंग होती है। जैसे आप के घर में कोई पार्टी फंक्शन है परसों, ठीक है, तो आपने अपना गुड ट्रैक किया कि परसों तक तो मेरा प्रोडक्ट नहीं आ पाएगा ना, तो आप अब डिसीजन लोगे कि अब मैं कहीं शॉप पे जाके खरीद लेती हूँ या कुछ और उपाय निकालती हूँ इसका। नेक्स्ट है लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, क्या होता है, लॉजिस्टिक प्रोसेस क्या होता है, लॉजिस्टिक प्रोसेस रेफर्स टू द सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज इन्वॉल्व्ड इन मूविंग गुड
फ्रॉम सप्लायर टू कस्टमर। लॉजिस्टिक प्रोसेस क्या होती है? एक्टिविटीज का सीक्वेंस जो किस चीज में इन्वॉल्व होता है? गुड्स को मूव करने में, कहाँ से कहाँ तक? सप्लायर से कस्टमर। जो भी एक्टिविटीज गुड्स मूव करने में यूज होती है सप्लायर से कस्टमर तक, उसको क्या बोलते हैं? लॉजिस्टिक प्रोसेस। नेक्स्ट क्या है? स्टेप्स क्या क्या है लॉजिस्टिक प्रोसेस के? पहला है प्रोक्यूरमेंट, परचेजिंग रॉ मटेरियल फ्रॉम सप्लायर। सबसे पहले तो आप रॉ मटेरियल खरीदोगे ना, तभी तो मैन्युफैक्चर करोगे। तो पहले स्टेप क्या है? प्रोक्यूरमेंट करोगे, रॉ मटेरियल को परचेज करोगे। नेक्स्ट क्या है? प्रोडक्शन सपोर्ट, फिर आप प्रोवाइड करोगे मटेरियल जो भी मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट को चाहिए। जैसे उसको शू बनाना है तो शू बनाने में जो भी प्रोडक्ट चाहिए वो सारे आप उनको प्रोवाइड करोगे। फिर स्टोरेज, कीपिंग गुड सेफली इन वेयर हाउस। जो गुड अब बन गया उसको आप सेफली तरीके से वेयर हाउस में स्टोर करोगे। फिर नेक्स्ट क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन, उस गुड का फिनिश गुड जो बन गई है उसको आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे कस्टमर के पास। और फिर कस्टमर सर्विस, जो भी कस्टमर की प्रॉब्लम्स हैं या उन्होंने अगर रिटर्न कर दिया वो गुड तो उन सबको हैंडल करोगे। डायमेंशंस क्या क्या है लॉजिस्टिक के? सबसे पहला डायमेंशन है माइक्रो लॉजिस्टिक, मतलब कंसर्न विद लॉजिस्टिक एक्टिविटीज विद इन एन इंडिविजुअल फर्म। ये किस चीज़ से कंसर्न होता है? ऐसी लॉजिस्टिक एक्टिविटीज जो कि एक फर्म के अंदर हो रही होती हैं, जैसे कि इंटरनल ऑपरेशन हो गए एक फर्म के अंदर, इन्वेंट्री हो गया फर्म के अंदर का, वेयर हाउसिंग और ट्रांसपोर्टेशन। ऑब्जेक्टिव क्या होता है माइक्रो लॉजिस्टिक का? कंपनी की एफिशिएंसी अच्छा करता है। अमेजॉन मैनेज करता है डिलीवरी सिस्टम एक अपने नेटवर्क के अंदर। नेक्स्ट है मैक्रो लॉजिस्टिक। मैक्रो लॉजिस्टिक क्या होता है? ये नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के लॉजिस्टिक से कंसर्न होता है, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ट्रेड रूट्स हो गए, पोर्ट्स हो गए और नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। माइक्रो क्या था? एक इंडिविजुअल फर्म से रिलेटेड था, ये नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पे रिलेटेड है। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ट्रेड फैसिलिटेशन करता है, जैसे इंडिया ने क्या डेडिकेट करा है? फ्रेट कॉरिडोर प्रोजेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? इनबाउंड लॉजिस्टिक। इनबाउंड लॉजिस्टिक क्या होता है? मूवमेंट ऑफ रॉ मटेरियल एंड इनपुट्स फ्रॉम सप्लाई टू द कंपनी। इनबाउंड लॉजिस्टिक क्या होता है? रॉ मटेरियल सप्लायर, जो रॉ मटेरियल है वो सप्लायर्स किसको भेज रहा है? कंपनी को भेज रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं? इनबाउंड लॉजिस्टिक। क्या होता है इसमें? परचेज कर रहे हैं हम रॉ मटेरियल, ट्रांसपोर्टेशन किसकी हो रही है? रॉ मटेरियल्स की। हम मटेरियल रिसीव कर रहे हैं और फिर हम उनको स्टोर कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इंश्योर अनइंटरप्टेड प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के अंदर कोई प्रॉब्लम ना है, इसलिए पहले से ही रॉ मटेरियल मंगवा के रखते हैं, तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है। एग्जांपल जैसे हो गया, कार कंपनी क्या रिसीव कर रही है? स्टील, टायर और इंजन रिसीव कर रही है सप्लायर से। नेक्स्ट है आउटबाउंड लॉजिस्टिक। ये क्या होता है? इट रेफर्स टू मूवमेंट ऑफ फिनिश गुड फ्रॉम कंपनी टू कस्टमर। कंपनी फिनिश गुड किसको दे रहा है? कस्टमर्स को दे रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं? आउटबाउंड लॉजिस्टिक। इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती है? वेयर हाउसिंग, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टेशन और डिस्ट्रीब्यूशन। ऑब्जेक्टिव क्या है? डिलीवर प्रोडक्ट टू कस्टमर एफिशिएंटली। कस्टमर के पास प्रोडक्ट एफिशिएंटली तरीके से डिलीवर किया जाए। जैसे एग्जांपल क्या हो गया? स्मार्टफोन आप डिलीवर कर रहे हो रिटेलर को, ठीक है, फैक्ट्री स्मार्टफोन डिलीवर कर रहा है फैक्ट्री से रिटेलर तक, तो ये क्या हो गया? आउटबाउंड। डिफरेंस बिटवीन क्या है इन दोनों में बीच में? ये क्या होता है? इनबाउंड सप्लायर किसको देता है? कंपनी, तो कंपनी के अंदर आती है ना वो चीज़ें, और आउटबाउंड कंपनी के बाहर जाती है फिनिश गुड। इसके अंदर क्या होता है? रॉ मटेरियल, और ये फिनिश गुड सप्लाई करती है। सोर्सेज क्या है इसके? सप्लायर्स देता है और ये कंपनी देती है। डेस्टिनेशन, इसकी डेस्टिनेशन होती है फैक्ट्री तक पहुंचाना और इसकी डेस्टिनेशन होती है कस्टमर तक पहुंचाना। ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रोडक्शन अच्छा करना, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? कस्टमर तक प्रोडक्ट को डिलीवर करना। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? इसमें क्या है? अगर आप लॉजिस्टिक प्रोवाइड करोगे ना तो आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज में एक एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड हो जाती है। यहाँ पे क्या लिखा है? प्लेस यूटिलिटी। यूटिलिटी हमने पढ़ रखा है इकोनॉमिक्स में, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ गुड इज कॉल्ड यूटिलिटी। तो प्लेस यूटिलिटी मिलती है हमें लॉजिस्टिक की हेल्प से। क्या लिखा है? मेक प्रोडक्ट्स अवेलेबल वेयर नीडिड। जहाँ पे प्रोडक्ट की ज़रूरत है वहाँ पे इसको अवेलेबल करवाता है लॉजिस्टिक। एग्जाम्पल क्या हो गया? ट्रांसपोर्टिंग गुड्स फ्रॉम फैक्ट्री टू मार्केट। फैक्ट्री से मार्केट तक ट्रांसपोर्टिंग किसका? गुड्स का। नेक्स्ट है टाइम यूटिलिटी। टाइम पे गुड्स हमें प्रोवाइड कराता है, जैसे कि ऑनलाइन डिलीवरी होता है
ठीक है, वो क्या हो गया, टाइम यूटिलिटी। नेक्स्ट है पोसेशन यूटिलिटी। ये क्या बताता है कि फैसिलिटेट्स ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। हमें ट्रांसफर हो जाता है गुड्स का, किसके हाथ से, या तो रिटेलर हमें देता है या फैक्ट्री डायरेक्ट देती है, तो क्या लिखा है, एफिशिएंट डिलीवरी सिस्टम होता है। नेक्स्ट है कॉस्ट रिडक्शन। कंपनी की जो कॉस्ट है ना, ऑपरेशनल कॉस्ट, वो कम हो जाती है। ऑप्टिमम ट्रांसपोर्टेशन रूट्स बन जाते हैं अच्छे अच्छे। कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कस्टमर सेटिस्फाई तो होंगे ही, क्योंकि उनको सही प्लेस पे सही टाइम पे प्रोडक्ट टाइम पे मिल रहा है, तो वो तो सेटिस्फाई होंगी ना, एक्यूरेट डिलीवरी हो रही है उनको। नेक्स्ट है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। एक अच्छा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है लॉजिस्टिक की हेल्प से। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस क्या क्या है लॉजिस्टिक की, तो इकोनॉमिक ग्रोथ में सपोर्ट करता है, कस्टमर सर्विस अच्छी करता है और बिजनेस कॉस्ट को भी कम करता है। लॉजिस्टिक कनेक्ट्स द सप्लायर टू कस्टमर। लॉजिस्टिक क्या करता है, सप्लायर को कस्टमर से कनेक्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी। ये क्या होती है, द प्लान used by a company to deliver product or services from producer to final customer in the most efficient and profitable way। ऐसा प्लान जो कंपनी बनाती है, किस लिए, प्रोडक्ट या सर्विस को डिलीवर करने के लिए, किसके पास, फाइनल कस्टमर के पास, प्रोड्यूसर से फाइनल कस्टमर के पास, ताकि एक प्रॉफिटेबल वे में वो उन लोगों के पास पहुंचे। ये किस चीज़ का आंसर देता है कि प्रोडक्ट कैसे पहुंचेगा कस्टमर के पास। ठीक है, इस प्लानिंग के हेल्प से क्या क्या पता लगता है कि प्रोडक्ट कस्टमर के पास कैसे पहुंचेगा, कौन कौन से इंटरमीडिएरीज का यूज़ होगा, प्रोडक्ट कहाँ पे अवेलेबल होगा, ठीक है, और कितनी जल्दी डिलीवरी हो पाएगी प्रोडक्ट की। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी क्या क्या है, तो सबसे पहले तो प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी चेक करते हैं कि है या नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट को कम करते हैं, मार्केट कवरेज बढ़ाता है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी अगर अच्छी होती है तो मार्केट कवरेज क्या होता है, बढ़ता है, डिलीवरी टाइम कम हो जाता है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन बढ़ती है और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी मिलता है। नेक्स्ट क्या है, मार्केटिंग चैनल कितने टाइप के हैं, क्या होता है, ये एक पाथ होता है, रास्ता होता है जिसके द्वारा गुड्स क्या होते हैं, मूव होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे मूव होते हैं। सबसे पहले प्रोड्यूसर होता है, प्रोड्यूसर से वो गुड्स किसके पास जाते हैं, होलसेलर के पास, फिर वहाँ से किसके पास जाता है, रिटेलर के पास, और फिर एंड में वो कहाँ पहुँचते हैं, कंज्यूमर के पास। चैनल कौन कौन से हेल्प करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, चैनल कहाँ कहाँ पे हेल्प करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में, स्टोरेज में, प्रमोशन में, सेलिंग में, रिस्क बेयरिंग में और फाइनेंसिंग में। समझ आया। नेक्स्ट है नेचर्स क्या क्या है, मार्केटिंग चैनल्स के नेचर क्या क्या है, तो सबसे पहला है इंटरमीडिएरी बेस्ड। इसमें क्या होता है, चैनल इंक्लूड्स मिडल मैन। जो चैनल आपने चूज़ करा है ना प्रोड्यूसर से कंज्यूमर के पास गुड्स पहुंचाने के लिए, उसके अंदर मिडल मैन इंक्लूड होते हैं, जैसे कि एजेंट हो गए, होलसेलर्स हो गए, रिटेलर्स हो गए। नेक्स्ट है डायनामिक इन नेचर। ये डायनामिक होता है, जैसे जैसे चेंजेस आते हैं उसके अकॉर्डिंग ये अडॉप्ट करता रहता है। टेक्नोलॉजी में अगर चेंज आए तो कस्टमर की प्रेफरेंस चेंज हो गई या कॉम्पिटिशन चेंज हो गया। पहले क्या था, ट्रेडिशनल रिटेलिंग से प्रोडक्ट आता था हमारे पास, बट अब ई कॉमर्स के थ्रू भी हम प्रोडक्ट ले पाते हैं, खरीद पाते हैं। नेक्स्ट है कस्टमर ओरिएंटेड। जो भी मार्केटिंग चैनल होते हैं वो किसके अकॉर्डिंग होते हैं, कस्टमर के अकॉर्डिंग, कस्टमर के कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग चैनल बनते हैं। नेक्स्ट है कंटिन्यूस प्रोसेस। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, आपने एक बार प्रोडक्ट पहुंचा दिया, क्या आपको दोबारा से नीड नहीं पड़ेगी, क्या आपको दोबारा से स्टोरेज की नीड नहीं पड़ेगी, तो कंटिन्यूस प्रोसेस होता है ये। ठीक है, मार्केटिंग चैनल में जो भी प्रोसेस होता है वो क्या होता है, कंटिन्यूस। प्रोडक्ट बना, फिर कस्टमर के पास गया, फिर से प्रोडक्ट बना, फिर कंज्यूमर के पास गया, तो ये क्या है, एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। वैल्यू क्रिएटिंग, एक अच्छी वैल्यू क्रिएट होती है प्लेस यूटिलिटी की, टाइम यूटिलिटी की और ओनरशिप यूटिलिटी की। नेक्स्ट है मैन्युफैक्चर को क्या क्या बेनिफिट होते हैं इससे, रिडक्शन इन मैन्युफैक्चर बर्डन। बर्डन कम हो जाता है मैन्युफैक्चर का, क्यों, क्योंकि मैन्युफैक्चर फोकस ऑन प्रोडक्शन वाइल इंटरमीडिएरीज हैंडल सेलिंग। मैन्युफैक्चर सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन पे फोकस करता है, और जो इंटरमीडिएरीज होते हैं, मिडल मैन होते हैं, वो किस चीज़ पे फोकस करते हैं, सेलिंग पे फोकस करते हैं। वाइड मार्केट कवरेज हो जाता है। ठीक है, अब जो मैन्युफैक्चर है वो कहाँ कहाँ तक पहुँचेगा, इसलिए वो मिडल मैन रख लेता है, तो मिडल मैन के थ्रू वाइड मार्केट कवरेज हो सकती है ना, ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट को कवर कर सकते हैं, प्रोडक्ट काफ़ी सारे लोकेशन में अवेलेबल हो पाएगा। कस्टमर को क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं, ठीक है, तो पहला है बेटर कस्टमर सर्विस। कस्टमर को अच्छी सर्विस मिल पाती है। रिटेलर प्रोवाइड, प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन भी रिटेलर देता है, होम डिलीवरी प्रोवाइड होती है और आफ्टर सेल सर्विसेज भी मिलती है।
ठीक है। नेक्स्ट क्या है, फास्टर डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, फास्टर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, चैनल्स कम हो जाते हैं और डिलीवरी टाइम भी कम हो जाता है। प्रमोशन सपोर्ट, प्रमोशन में हेल्प करता है। रिटेलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स हेल्प इन एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन। जो भी मिडल मैन होते हैं ना, रिटेलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स, ये किस चीज़ में हेल्प करते हैं, एडवर्टाइजिंग और सेल्स प्रमोशन। क्योंकि अब मैन्युफैक्चर का तो कोई बर्डन ही नहीं है ना, सारा बर्डन किस पे आ गया, इंटरमीडिएरीज का, तो वही लोग सब कुछ करते हैं सेलिंग के लिए। रिस्क शेयरिंग, मिडल मैन शेयर रिस्क। मिडलमैन किसके साथ रिस्क शेयर करता है, मतलब किस किस चीज़ का रिस्क शेयर करता है, डैमेज का, थेफ्ट का और अनसोल्ड स्टॉक का। अगर कोई डैमेज होता है, कोई चोरी हो जाती है प्रोडक्ट की, या फिर कोई स्टॉक बिना बिका हुआ रह जाता है तो। नेक्स्ट है डायरेक्ट चैनल, ये है ज़ीरो लेवल चैनल। ठीक है, पहला क्या है, डायरेक्ट चैनल, जो कि है ज़ीरो लेवल चैनल। इसके अंदर कोई भी मिडल मैन इन्वॉल्व नहीं होता है, कोई भी इंटरमीडिएरी इन्वॉल्व नहीं होता है। ठीक है, प्रोड्यूसर से डायरेक्ट जो गुड है वो किसके पास पहुंचती है, कंज्यूमर के पास। एग्जाम्पल क्या हो गया, जैसे आप डायरेक्टली कंपनी के वेबसाइट से खरीद रहे हो, या फिर डोर टू डोर सेलिंग हो रही है, या फैक्ट्री आउटलेट पे से आप प्रोडक्ट खरीद रहे हो। एडवांटेजेस क्या क्या हो जाएंगे, हाई प्रॉफिट मार्जिन हो जाएगा, क्योंकि मिडलमैन को कुछ नहीं देना पड़ेगा ना, वो कमीशन नहीं काटेंगे। बेटर कस्टमर रिलेशनशिप बनेगा और कंट्रोल भी अच्छा होगा। डिसएडवांटेज क्या होगा, मार्केटिंग कवरेज कम हो जाएगी। ठीक है, अब डोर टू डोर सेलिंग में कितना ही सेलिंग कर पाओगे आप, तो कवरेज तो कम होएगी ना, और हाई इन्वेस्टमेंट, काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इसमें लगती है। नेक्स्ट क्या है, इनडायरेक्ट चैनल। इनडायरेक्ट चैनल में प्रोड्यूसर डायरेक्टली कंज्यूमर के पास नहीं जाता, वो मिडल मैन को रखता है। तो पहला हो गया वन लेवल चैनल। इसमें क्या है, पहला हो गया प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में एक पर्सन आ जाता है, जो कि होता है रिटेलर। जो दुकानदार होते हैं ना, जिनसे हम सामान खरीदते हैं, वो कौन होगा, रिटेलर। तो इसमें सिर्फ रिटेलर होता है। ये कौन सा चैनल हो गया, वन लेवल चैनल। नेक्स्ट है टू लेवल चैनल। इसमें कौन कौन आ जाते हैं, होलसेलर, रिटेलर। पहले प्रोड्यूसर ने किसके पास सामान बेचा, होलसेलर के पास, होलसेलर ने किसको दिया, रिटेलर को, और रिटेलर से किसने खरीदा, हम लोगों ने। फिर नेक्स्ट है थ्री लेवल चैनल। इसमें क्या होता है, प्रोड्यूसर से कौन खरीदते हैं, पहले एजेंट्स खरीदते हैं, एजेंट से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, और फिर रिटेलर से कस्टमर। ठीक है, एडवांटेजेस क्या क्या होती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच सकते हैं। ठीक है, बर्डन कम हो जाएगा प्रोड्यूसर का। नेक्स्ट है डिसएडवांटेज क्या क्या हो जाएगी, कंट्रोल कम हो जाएगा, प्रोड्यूसर का कंट्रोल रहेगा क्या, जब इतने सारे मिडल मैन आ जाएंगे बीच में, और प्रॉफिट मार्जिन भी कम हो जाएगा। नेक्स्ट है कन्वेंशनल चैनल। कन्वेंशनल चैनल क्या होता है, ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो पहले के टाइम पे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यूज़ किए जाते थे, जैसे कि फिजिकल इंटरमीडिएरीज। फीचर क्या लिखा है, फिजिकल स्टोर्स होते हैं, पर्सनल सेलिंग करी जाती है, ऑफलाइन ट्रांजैक्शन होते हैं, अभी भी होते हैं ना, ई कॉमर्स पूरी तरह से थोड़ी आया है। तो फिजिकल स्टोर, पर्सनल सेलिंग, ऑफलाइन ट्रांजैक्शन। एग्जाम्पल क्या हो गया, किराना स्टोर होते हैं, ठीक है, डिपार्टमेंटल स्टोर हो गए, और होलसेल मार्केट हो गई। एडवांटेजेस क्या क्या है इसके, पर्सनल इंटरेक्शन हो जाता है इसमें, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट अवेबिलिटी होती है, जब आप चाहोगे तब आपको इमीडिएट प्रोडक्ट अवेबिलिटी मिल जाएगी, जब जाओगे उस टाइम आपको वो प्रोडक्ट मिल जाएगा, ट्रस्ट अच्छा बनेगा। ठीक है, डिसएडवांटेजेस क्या क्या हो जाएगी, ऑपरेटिंग कॉस्ट ज़्यादा लगती है। ठीक है, लिमिटेड जोग्राफिक रीच होती है, लिमिटेड लोगों के पास पहुंच सकते हैं। ठीक है, और स्लो एक्सपेंशन करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि कितने ही रिटेल स्टोर खुलेंगे, खोलने में इतना कॉस्ट लगती है ना, इसलिए। नेक्स्ट है इमर्जिंग चैनल। ये क्या है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, जो किस चीज़ पे बेस्ड है, एक सिस्टम पे। इसको हम ई कॉमर्स भी बोलते हैं। फीचर्स क्या क्या हैं, जैसे कि वेबसाइट्स और ऐप्स का यूज़, ऑनलाइन ऑर्डरिंग कर रहे हैं, डिजिटल पेमेंट और होम डिलीवरी। एग्जाम्पल क्या हो गया, फ्लिपकार्ट और अमेजॉन, इसमें हम ई कॉमर्स का यूज़ करते हैं। एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं, ग्लोबल रीच है, किसी के भी पास पहुंच सकते हैं। ठीक है, कन्वीनियंस है, सब लोग कन्वीनियंस है, काफ़ी फ्लेक्सिबल तरीका है ये, और लोअर ऑपरेशनल कॉस्ट भी इसमें कम लगती है। कोई आपको आउटलेट खोलने की ज़रूरत नहीं है, कोई आपको शॉप खोलने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली सेल कर सकते हो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू। डिसएडवांटेजेस क्या क्या है, साइबर सिक्योरिटी इशू आ सकता है, और डिलीवरी चैलेंजेस भी आ सकते हैं। अब नेक्स्ट है ओमनी चैनल डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है ऑफलाइन और ऑनलाइन स्टोर का। ठीक है, क्या होता है ओमनी चैनल, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑफलाइन एंड ऑनलाइन वेबसाइट्स। ठीक है, जैसे कि मोबाइल ऐप, सोशल मीडिया, कस्टमर कहीं से भी खरीद सकता है। ठीक है, कस्टमर कैन बाय फ्रॉम एनी प्लेटफॉर्म। एग्जाम्पल क्या है, जैसे आपने ऑर्डर तो करा ऑनलाइन, पर आप
इसको पिक कहाँ से कर रहे हो, किसी स्टोर से, तो ये क्या हो जाएगा, ओमनी चैनल डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट है मोबाइल कॉमर्स। जब आप बाइंग एंड सेलिंग किसकी हेल्प से करते हो, स्मार्टफोन की हेल्प से, तो इसको क्या बोलते हैं हम, मोबाइल कॉमर्स या एम कॉमर्स। एग्जाम्पल क्या हो गया, शॉपिंग ऐप से काफ़ी सारे यूपीआई बेस्ड पेमेंट कर रहे हो, ठीक है। और नेक्स्ट है सोशल कॉमर्स। सोशल कॉमर्स क्या होता है, सेलिंग थ्रू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की तरह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की हेल्प से सेलिंग कर रहे हो, जैसे कि इंस्टाग्राम के ऊपर भी शॉप्स हो गई हैं आजकल, फेसबुक हो गया और मार्केट प्लेस हो गया। समझ आया। नेक्स्ट है ऑनलाइन सेल्स एंड सप्लाई चेन। ऑनलाइन सेल्स क्या होती है, जब आप अपने प्रोडक्ट का सेल कर रहे हो डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो उसको क्या बोलते हैं, ऑनलाइन सेल्स। क्या होता है, इसका इंपॉर्टेंस क्या होगा, ग्लोबल मार्केट एक्सेस मिल जाएगी। आप अपने बिजनेस को पूरे वर्ल्ड वाइड के कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हो। 24/7 अवेबिलिटी। अभी आपको अमेजोन से अगर कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करना है, आप किसी भी टाइम कर सकते हो, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे रात के, ठीक है। नेक्स्ट है रिड्यूस कॉस्ट। कॉस्ट कम हो जाती है, आपको एक स्टोर का रेंट नहीं देना पड़ता, स्टाफ एक्सपेंसेस कम हो जाता है। पर्सनलाइज्ड मार्केटिंग, एआई और डाटा एनालिटिक्स किस चीज़ में हेल्प करते हैं, कस्टमर्स को प्रोडक्ट सजेस्ट करने में, और फिर वो शॉप करते हैं। ऑनलाइन सेल्स का इम्पैक्ट क्या पड़ता है सप्लाई चेन के ऊपर। सप्लाई चेन में क्या क्या चेंजेस आती है, तो फास्टर डिलीवरी रिक्वायरमेंट। कस्टमर क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि या तो उनको सेम डे डिलीवरी हो जाए या तो उनको नेक्स्ट डे डिलीवरी हो। नेक्स्ट क्या है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट इम्प्रूवमेंट। रियल टाइम स्टॉक ट्रैकिंग इज रिक्वायर्ड। रियल टाइम स्टॉक ट्रैकिंग काफ़ी ज़्यादा मैंडेटरी हो जाती है ताकि आपकी इन्वेंट्री कम ना पड़े, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन। यूज़ होता है एआई का, रोबोटिक्स का, ताकि ट्रैकिंग के लिए यूज़ कर सके। नेक्स्ट क्या है, इंक्रीज्ड वेयर हाउसिंग डिमांड। नीड्स फॉर फुलफिलमेंट सेंटर्स स्मार्ट वेयर हाउस। अब वेयर हाउसिंग की डिमांड भी बढ़ गई है ऑनलाइन सेल्स की वजह से। और लास्ट क्या है, रिवर्स लॉजिस्टिक ग्रोथ। लॉजिस्टिक ग्रोथ रिवर्स हो रहा है, मतलब प्रोडक्ट रिटर्न बिकम इम्पॉर्टेंट। जो भी प्रोडक्ट रिटर्न आते हैं ना, वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, उन सबको हैंडल करना। नेक्स्ट क्या है, स्ट्रैटेजिक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। ये क्या होता है, इट इज़ द प्लान स्ट्रक्चर थ्रू विच प्रोडक्ट मूव एफिशिएंटली फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। ये एक प्लान स्ट्रक्चर है, एक स्ट्रक्चर बनाया आपने कि इसी के थ्रू प्रोडक्ट क्या होंगे, एफिशिएंटली प्रोड्यूसर से कंज्यूमर के पास पहुंचेंगे। ऑब्जेक्टिव क्या क्या होते हैं इसके, टोटल लॉजिस्टिक कॉस्ट क्या कर देती है, कम, कस्टमर की सर्विस अच्छी कर देती है, टाइमली डिलीवरी इंश्योर करती है, और मार्केट रिस्पॉन्सिवनेस भी इंक्रीज होती है। नेक्स्ट क्या है, कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के, तो पहला क्या है, मैन्युफैक्चरिंग। ये क्या फैसिलिटेट करती है कि प्रोडक्ट क्या हो गए, प्रोड्यूस हो जाए, ठीक है। वेयर हाउसिंग क्या करती है, स्टोरेज करती है, कहाँ कहाँ पे स्टोरेज लोकेशन आपने बना रखे हैं। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर। कौन कौन से डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पे क्या होता है, डिस्पैच होते हैं गुड्स के, शॉर्टिंग होते हैं। फिर नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, जैसे रोड, रेल, एयर, वाटर ट्रांसपोर्ट, किसका यूज़ कर रहे हो आप। और लास्ट है रिटेल नेटवर्क। फाइनली सेलिंग पॉइंट, ऐसा पॉइंट जहाँ पे सेल होता है। ये सारे नेटवर्क है डिस्ट्रीब्यूशन के, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क डिज़ाइन। कितने टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क डिज़ाइन होते हैं, तो पहले है सेंट्रलाइज्ड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। इसमें क्या होता है, गुड्स स्टोर्ड एट वन सेंटर वेयर हाउस। गुड्स जो है ना वो एक ही सेंट्रल वेयर हाउस पे स्टोर होते हैं। जैसे दिल्ली में एक सेंट्रल वेयर हाउस बना दिया, वहीं पे सारे गुड्स स्टोर हो रहे हैं। अब जहाँ से भी ऑर्डर आए सारे गुड्स यहीं से सप्लाई किए जाएंगे। तो इसका एडवांटेज क्या है, इन्वेंट्री कॉस्ट कम आएगी क्योंकि एक ही है वेयर हाउस, तो आपको हर एक जगह पे रखने की जरूरत नहीं पड़ती, कंट्रोल अच्छा कर पाओगे क्योंकि एक ही जगह पे सारे के सारे इन्वेंट्री रखे हुए हैं। डिसएडवांटेज क्या है, डिलीवरी टाइम आपको ज़्यादा लगेगा। अगर आपको दिल्ली से वो प्रोडक्ट मुंबई पहुँचाना है तो आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा ना डिलीवर करने में। नेटवर्क डिज़ाइन के दूसरा क्या है, डिसेंट्रलाइज्ड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। ये क्या होता है, मल्टीपल वेयर हाउसेज होते हैं कस्टमर के आसपास में। जैसे जहाँ कस्टमर रहते हैं उनके आसपास में वेयर हाउसेज बना दिए जाते हैं। एडवांटेज क्या है, जल्दी डिलीवरी हो जाएगी और कस्टमर सर्विस भी अच्छी हो जाएगी। डिसएडवांटेज क्या है, आपको ऑपरेटिंग कॉस्ट में काफ़ी ज़्यादा पड़ जाएगा, ठीक है, कॉस्ट आपकी इंक्रीज हो जाएंगी। नेक्स्ट क्या है, हब एंड स्कोप। ये क्या होता है,
एक सेंट्रल हब कनेक्टेड टू रीजनल सेंटर, जैसे एक सेंट्रल हब होता है वो अलग अलग रीजनल सेंटर से कनेक्ट होता है। सोचो जैसे दिल्ली है तो दिल्ली में सेंट्रल हब बना दिया, अब ये अलग अलग सेंटर से, अलग अलग रीजनल सेंटर से कनेक्ट है। जैसे एक हो गया चंडीगढ़ में, एक हो गया हरियाणा में, एक हो गया पंजाब में, ठीक है। तो ये हर एक रीजनल सेंटर से कनेक्ट है। किस चीज़ में यूज़ होता है ये? एयरलाइंस में और कुरियर सर्विस के अंदर। एग्जाम्पल क्या हो गया? फेडेक्स। नेक्स्ट क्या है? फैक्टर कौन कौन से हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को इफेक्ट करते हैं? पहला है प्रोडक्ट फैक्टर। नेचर ऑफ प्रोडक्ट अफेक्ट चैनल सिलेक्शन। किस तरह का प्रोडक्ट है ये आपके चैनल सिलेक्शन में इफेक्ट कर सकता है। जैसे कि अगर आपका पेरिशेबल गुड्स है तो आप कैसा चैनल चूज करोगे? फास्ट चैनल हो जो, ठीक है। और अगर आपका प्रोडक्ट एक्सपेंसिव नेचर का है तो आप डायरेक्ट सेलिंग करना पसंद करोगे। नेक्स्ट क्या है? मार्केट फैक्टर। मार्केट फैक्टर में क्या आ जाएगा? इंक्लूड्स नंबर्स ऑफ कस्टमर्स, ज्योग्राफिक स्प्रेड, बाइंग हैबिट। नंबर ऑफ कस्टमर कितने हैं, ठीक है, ज्योग्राफिक स्प्रेड कितना ज़्यादा है उस प्रोडक्ट का, और कस्टमर की बाइंग हैबिट कैसी है। नेक्स्ट क्या है? कंपनी फैक्टर। कंपनी फैक्टर में क्या आ जाएगा कि इंक्लूड्स फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। एक कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कैसी है उसी का अकॉर्डिंग तो उसका नेटवर्क होगा ना। कंपनी का साइज कैसा है, डिस्ट्रीब्यूशन कैपेबिलिटी कैसी है उसकी। नेक्स्ट है कॉम्पिटिटिव फैक्टर। कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजीज कौन कौन सी ली है जिसकी वजह से डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। और लास्ट है इन्वायरमेंटल फैक्टर। ये क्या क्या आ जाएगा इसमें? गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या क्या है, इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, और टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। अब यूनिट 2 भी कंप्लीट हो गया। यूनिट 3 है जो कि है ट्रांसपोर्टेशन एंड वेयर हाउसिंग डिसीजन। स्टार्ट करते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूशन का बैकबोन होता है ट्रांसपोर्टेशन और वेयर हाउसिंग। अगर आपका ट्रांसपोर्टेशन और वेयर हाउसिंग अच्छी है तो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन भी अच्छी होगी। क्या लिखा है? इंश्योर करता है ये कि प्रोडक्ट कस्टमर के पास राइट टाइम पे, राइट प्लेस पे, राइट क्वांटिटी में और राइट कॉस्ट पे पहुंचे, ठीक है। क्या क्या है इसमें पढ़ते हैं। सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन। क्या होता है ट्रांसपोर्टेशन? गुड्स का फिजिकल मूवमेंट एक जगह से दूसरी जगह पे, ठीक है। क्या लिखा है? फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सप्लाई चेन। सप्लाई चेन के अंदर फिजिकल मूवमेंट एक गुड्स का दूसरे प्लेस पे, मतलब गुड्स का एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे फिजिकल मूवमेंट। एग्जाम्पल क्या हो गया? अमेजोन का फैक्ट्री क्या करती है? फुलफिलमेंट कर रही है उस प्रोडक्ट के, और सेंटर्स क्या कर रहे हैं? डिलीवरी कर रहे हैं कस्टमर तक उन प्रोडक्ट का, ठीक है। तो सप्लायर, मैन्युफैक्चरर, वेयर हाउस, रिटेलर, कस्टमर, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। इंपॉर्टेंस क्या क्या है ट्रांसपोर्टेशन के? सबसे पहले ये किस चीज़ में हेल्प करता है? गुड्स के मूवमेंट में, ठीक है। ये कस्टमर और मार्केट तक प्रोडक्ट पहुंचाने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है प्लेस यूटिलिटी क्रिएट करता है। आप वहाँ पे उस प्रोडक्ट को पहुँचा पाओगे जहाँ पे उस प्रोडक्ट की नीड है। नेक्स्ट क्या है? सपोर्ट प्रोडक्शन। रॉ मटेरियल अगर फैक्ट्री के पास आ रहे हैं तो ये प्रोडक्शन को सपोर्ट करता है। मार्केट एक्सपेंड करने में हेल्प करता है। सेल इन डिस्टेंट एंड इंटरनेशनल मार्केट। डिस्टेंट जो दूर की मार्केट है और इंटरनेशनल मार्केट में भी ट्रांसपोर्टेशन हेल्प करता है सेल करने में। हेल्प इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ट्रेड प्रमोट करता है। एम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ करने में हेल्प करता है, ठीक है। कस्टमर सेटिस्फेक्शन होते हैं। क्यों? क्योंकि फास्ट डिलीवरी प्रोवाइड कर रहे हो ना आप, तो कस्टमर की ट्रस्ट और लॉयल्टी बढ़ेगी आपकी तरफ। रेड्यूस इन्वेंट्री कॉस्ट। इन्वेंट्री कॉस्ट को क्या करता है? कम करता है। अगर आपके ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा है ना तो आपको लार्ज इन्वेंट्रीज रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना, क्योंकि आप टाइम पे ट्रांसपोर्ट कर पा रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? कैसे कैसे मूव करना है, उसके की फैक्टर्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला है कॉस्ट। कंपनी सबसे बेस्ट इकोनॉमिकल मोड चूज करती है जिसके अंदर कम से कम खर्चा आए। जैसे रेल, ये क्या है? काफ़ी चीपर मोड है बल्क गुड्स ट्रांसफ़र करने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए। और एयर, ये एक्सपेंसिव है पर ये फास्ट है। तो अगर आपको अपना प्रोडक्ट फास्ट डिलीवर करना है तो आप किसका यूज़ करोगे? एयर का। अगर आपको अपने गुड्स बल्क में भेजने हैं और चीपर रेट पे तो आप किसका यूज़ करोगे? रेल का। नेक्स्ट है डिस्टेंस। अगर लॉन्ग डिस्टेंस है तो आपको एक फास्टर नीड स्पेशल ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत होगी। जैसे फ्रूट है तो आपको रेफ्रिजरेटेड ट्रक चाहिए होगा ताकि फ्रूट ख़राब ना हो। ग्लास आइटम है तो उसकी केयरफुल हैंडलिंग हो। नेक्स्ट है स्पीड। अर्जेंट डिलीवरी करनी है तो आपको फास्टर ट्रांसपोर्ट की नेसेसरी है। नेचर ऑफ गुड कैसा है? पेरिशेबल या
नॉर्मल गुड है तो उसके अकॉर्डिंग आप ट्रांसपोर्टेशन का मोड चूज करोगे। फ्रेजाइल गुड है या स्पेशल ट्रांसपोर्टेशन उसके लिए यूज करोगे। डिस्टेंस कैसा है, लॉन्ग डिस्टेंस है तो उसके लिए आपको रेल, शिप और एयर का यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट है रिलायबिलिटी। रेगुलर एंड डिपेंडेबल सर्विसेज इंपॉर्टेंट। ऐसी सर्विस दो जो रेगुलर हो और डिपेंडेबल हो। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। हाई वैल्यू गुड्स रिक्वायर सिक्योर ट्रांसपोर्टेशन। अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की नीड है तो आप ऐसा ट्रांसपोर्टेशन चूज करोगे जिसमें वो प्रोडक्ट सिक्योर रहे, ठीक है। अवेलेबिलिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। आपके यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे है, रोड अच्छे हैं तो आप रोड का यूज़ कर लोगे। पोर्ट्स कैसे हैं, एयरपोर्ट्स कैसे हैं, रेल नेटवर्क कैसा है, ये डिसीजन लेने में इफेक्ट करता है। अवेलेबिलिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। पढ़ लिया। फ्लेक्सिबिलिटी। रोड ट्रांसपोर्ट इज हाईली फ्लेक्सिबल बिकॉज इट ऑफर्स डोर टू डोर डिलीवरी। रोड ट्रांसपोर्ट काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल है क्योंकि ये डोर टू डोर डिलीवरी को इफेक्ट या ऑफर करता है। क्वांटिटी ऑफ गुड्स कैसी है, अगर लार्ज क्वांटिटी है तो आप रेल या शिप का यूज़ करोगे, अगर स्मॉल क्वांटिटी है तो आप रोड या एयर का यूज़ करोगे। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ कैसी है, अगर टैक्सेस, रेगुलेशन, टोल्स एंड इन्वायरमेंटल लॉज भी ट्रांसपोर्टेशन चॉइस को इन्फ्लुएंस करते हैं। नेक्स्ट क्या है, वेयर हाउसिंग। ये क्या होता है, स्टोरिंग गुड्स सेफली अंटिल दे आर नीडेड फॉर सेल और डिस्ट्रीब्यूशन। गुड्स को सेफ तरह से स्टोर करने को क्या बोलते हैं, वेयर हाउसिंग। जब तक वो बिक ना जाए या उसका डिस्ट्रीब्यूशन ना हो जाए तो उसको स्टोर करना होता है, प्रोटेक्ट करना होता है, सॉर्टेड भी करना होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड भी करना होता है और पैकेजिंग, ये सारी कहाँ पे होती है, वेयर हाउसिंग के अंदर ही होती है। नेक्स्ट क्या है, रोल क्या क्या है वेयर हाउसिंग के। तो सबसे पहले तो स्टोरेज फंक्शन है, गुड्स को स्टोर करके रखता है जब तक डिमांड नहीं आती, ठीक है। स्टेबलाइजेशन ऑफ प्राइसेस। वेयर हाउसिंग हेल्प बैलेंस सप्लाई एंड डिमांड। सप्लाई और डिमांड को बैलेंस करने में हेल्प करता है। जैसे अगर डिमांड बढ़ी मार्केट के अंदर तो आप उसी टाइम अपना प्रोडक्ट वेयर हाउस से निकाल के बेच सकते हो, ठीक है, उस चीज़ में हेल्प करेगा। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन ऑफ गुड्स। आपके गुड्स प्रोटेक्ट होंगे। बल्क ब्रेकिंग। लार्ज क्वांटिटीज आर डिवाइडेड इनटू स्मॉल लॉट्स फॉर रिटेलर। जो काफ़ी सारे क्वांटिटीज़ है ना गुड्स की, उनको छोटे छोटे पार्ट्स में, छोटे छोटे लॉट्स में डिवाइड करके रखा जाता है और उसको रिटेलर के पास पहुंचा दिया जाता है। कस्टमर सर्विस। कस्टमर की सर्विसेज काफ़ी अच्छी हो जाएगी क्योंकि आप टाइमली डिलीवरी कर पाओगे। वैल्यू एडिशन क्या होगा, एक्टिविटीज़ लाइक पैकेजिंग भी होती है वहीं पे, लेबलिंग होती है, ग्रेडिंग होती है और प्रोडक्ट वैल्यू भी बढ़ती है, ठीक है। लास्ट क्या है, रिस्क बियरिंग। वेयर हाउस ऑपरेट्स में बियर रिस्क ऑफ स्टोरेज। जो वेयर हाउस ऑपरेटर्स होते हैं ना वो रिस्क भी बियर करते हैं स्टोरेज करने का, ठीक है। वैल्यू एडिशन और क्या क्या होता है, मतलब वैल्यू कैसे बढ़ती है उस प्रोडक्ट की, तो उसकी पैकेजिंग होती है, लेबलिंग होती है, ग्रेडिंग होती है और ब्रांडिंग भी वेयर हाउस में ही होती है। तो ये सारी किस चीज़ में हेल्प करते हैं, उस प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ाने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्या है कि डिसाइड करना कि प्रोडक्ट को कहाँ पे स्टोर करना है, उसके कौन कौन से फैक्टर्स हैं। सबसे पहले नेचर ऑफ प्रोडक्ट, कौन से नेचर का है प्रोडक्ट। पेरिशेबल गुड्स है तो उसको कोल्ड स्टोरेज एरिया में रखना पड़ेगा, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ गुड्स कितना, अगर काफ़ी सारे वॉल्यूम ऑफ गुड्स है, काफ़ी सारे इन्वेंट्री है तो आपको बड़ा वेयर हाउस चाहिए होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, लोकेशन। वेयर हाउस शुड बी नियर मार्केट, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज एंड कस्टमर। वेयर हाउसेज कहाँ होने चाहिए, मार्केट के पास, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ जहाँ अवेलेबल हो और जहाँ पे कस्टमर पास में हो। कॉस्ट, ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पे रेंट, लेबर, मेंटेनेंस एंड यूटिलिटीज़ ये सारी भी इन्वॉल्व होती है, ठीक है। स्पीड ऑफ डिलीवरी, फास्टर डिलीवरी होनी चाहिए। रिक्वायर स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड वेयर हाउस। ऐसी वेयर हाउस चुनो जहाँ से फास्टेस्ट डिलीवरी आप कर पाओ कस्टमर के पास। टेक्नोलॉजी अवेलेबिलिटी। मॉडर्न वेयर हाउस यूज ऑटोमेशन एंड ट्रैकिंग सिस्टम। जो अभी के मॉडर्न वेयर हाउसेज होते हैं ना वो ऑटोमेशन और ट्रैकिंग सिस्टम भी यूज़ करते हैं। और सेफ्टी रिक्वायरमेंट, हैजार्डस गुड्स जो होते हैं ना उसमें स्पेशल स्टोरेज कंडीशन में उसको रखना पड़ता है ताकि उसकी सेफ्टी रिक्वायरमेंट भी फुलफिल हो। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन और वेयर हाउसिंग। ट्रांसपोर्टेशन क्या प्रोवाइड करता है, प्लेस यूटिलिटी, जहाँ पे प्रोडक्ट चाहिए वहाँ पे वो उसको प्रोवाइड करता है। सप्लाई चेन से कनेक्ट करता है प्रोडक्ट को और स्पीड और रीच भी इंश्योर करता है, ठीक है। और वेयर हाउस क्या करता है, टाइमली यूटिलिटी प्रोवाइड करता है, सप्लाई एंड प्राइसेस को स्टेबलाइज करता है, बैलेंस करता है, प्रोटेक्ट करता है और उस प्रोडक्ट में वैल्यू ऐड करता है, ठीक है। टुगेदर ये क्या बन जाता है, बैकबोन बन जाते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लॉजिस्टिक के। क्या इंश्योर करता है कि राइट टाइम पे, राइट प्लेस पे, राइट क्वांटिटी में और राइट कॉस्ट में वो प्रोडक्ट कस्टमर के पास पहुंचे। नेक्स्ट है मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट। ये क्या होता है,
2 और मोर मोड्स का आप यूज़ कर रहे हो ट्रांसपोर्ट का, एक सिंगल कॉन्ट्रैक्ट फॉर मूविंग गुड्स, एक सिंगल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आप 2 या 2 से ज़्यादा मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हो गुड्स को मूव करने के लिए। जैसे ट्रक का भी यूज़ कर रहे हो थोड़ी सी दूर के लिए, जैसे आपको स्टेशन तक या पोर्ट तक पहुंचाना है तो वहाँ तक के लिए आपने ट्रक यूज़ करा, फिर उसके आगे ट्रेन का यूज़ करा और उसके आगे कार्गो शिप का यूज़ करा। इंपॉर्टेंस क्या है, रिड्यूस करता है कॉस्ट को, कंबाइन इकोनॉमिकल मोड्स कंबाइन कर सकते हैं, फास्टर डिलीवरी हो जाती है, ठीक है, एफिशिएंट रूट प्लानिंग करके फास्टर डिलीवरी हो जाती है, बेटर ट्रैकिंग कर सकते हो आप, ठीक है, सिंगल ऑपरेटर कोऑर्डिनेशन, इंटरनेशनल ट्रेड सपोर्ट और रिड्यूस होता है डैमेज। नेक्स्ट है कंटेनराइजेशन। ये क्या होता है, ट्रांसपोर्टिंग गुड्स इन स्टैंडर्डाइज कंटेनर्स विदाउट अनलोडिंग द गुड्स रिपीटेडली। अब आपने काफ़ी सारे मोड्स चूज करें, ठीक है, तो आपको बार बार अपना गुड्स उतारना पड़ेगा इस ट्रांसपोर्ट से दूसरे पे तीसरे पे, तो उसमें डैमेज होने का भी तो चांसेस है ना। तो अगर आप एक ही कंटेनर हर ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ करो तो उसको क्या बोलते हैं, कंटेनराइजेशन। एक ट्रांसपोर्ट गुड्स के लिए एक स्टैंडर्डाइज कंटेनर यूज़ करो, मतलब सेम कंटेनर यूज़ करो, इसी को उठा के आप इस पे रख दोगे, इसी को उठा के आप इस पे रख दोगे, ठीक है। तो इसका क्या क्या बेनिफिट है या फीचर्स है, सेफ्टी कॉस्ट कम कर देता है, ठीक है, सेफ्टी रहेगी आपके प्रोडक्ट की, हैंडलिंग कॉस्ट कम कर देगा, आपको बार बार गुड्स को अंदर बाहर नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्टली वो कंटेनर उठा के रख दोगे, डैमेज और थेफ्ट का वो डर कम हो जाएगा, फास्टर लोडिंग अनलोडिंग हो जाएगी, जल्दी जल्दी लोड कर सकते हैं, अनलोड कर सकते हैं, आपको उसमें से निकाल के फिर प्रोडक्ट अनलोड कर रहे हो तो उसमें वैसे थोड़ी होगा, डायरेक्टली कंटेनर उठा के रख दोगे। ग्लोबल ट्रेड को सपोर्ट करता है और एफिशिएंसी भी इंक्रीज करता है। नेक्स्ट क्या है, रोड ट्रांसपोर्ट। रोड ट्रांसपोर्ट हमें पता है क्या होता है कि आप रोड का यूज़ कर रहे हो, ठीक है, डोर टू डोर डिलीवरी हो जाती है इसके अंदर, फ्लेक्सिबल रूट्स का यूज़ होता है, ठीक है, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए रोड ट्रांसपोर्ट काफ़ी फायदेमंद होता है, क्विक सर्विस मिल जाती है, हायर फ्यूल कॉस्ट, इसके अंदर कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा आ सकती है पेट्रोल वगैरह की, ठीक है, ट्रैफिक की प्रॉब्लम हो सकती है और कैरिंग कैपेसिटी काफ़ी कम होगी। अब आप रोड का यूज़ करो, जैसे जोमेटो वाले होते हैं तो वो एक बार में इतने सारे प्रोडक्ट थोड़ी कैरी कर सकते हैं, ठीक है, उनकी कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है ना। सुइटेबल किस चीज़ के लिए होता है, FMCG प्रोडक्ट, जो फास्ट मूवेबल कंज्यूमर गुड्स होते हैं उनके लिए, रिटेल डिलीवरीज के लिए और पेरिशेबल गुड्स के लिए जो जल्दी खराब हो जाते हैं, जैसे दूध वगैरह हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है रेल ट्रांसपोर्ट। ये किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए अच्छा रहता है, बल्क गुड्स है, अगर काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ गुड्स है तब रेल ट्रांसपोर्ट अच्छा होता है, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए अच्छा होता है और इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। इसका डिसएडवांटेज क्या है, लेस फ्लेक्सिबल होता है ये और फिक्स रूट और शेड्यूल होता है, ट्रेन जिस टाइम पे आएगी आप उसी टाइम उसको डाल सकते हो ना, तो फिक्स रूट है। सुइटेबल किस चीज़ के लिए होता है, अगर आपको कोल ट्रांसपोर्ट करना है, सीमेंट ट्रांसपोर्ट करना है, आयरन एंड स्टील और हैवी मशीनरी, तो इन सब के लिए रेल ट्रांसपोर्ट का यूज़ होता है। एयर ट्रांसपोर्ट फास्टेस्ट मोड है, सबसे जल्दी आप अपना प्रोडक्ट एयर ट्रांसपोर्ट के हेल्प से ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, ठीक है, अर्जेंट डिलीवरी के टाइम पे इसका यूज़ हो सकता है, सेफ और रिलायबल मोड है और इसके डिसएडवांटेज क्या है, काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ सकता है और कार्गो स्पेस लिमिटेड होती है। सुइटेबल किस चीज़ के लिए, मेडिसिन के लिए, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के लिए, लग्जरी प्रोडक्ट्स के लिए और डॉक्यूमेंट्स है अगर कोई इंपॉर्टेंट तो उनके लिए। नेक्स्ट है वाटर ट्रांसपोर्ट। ये काफ़ी चीपेस्ट है अगर आप इंटरनेशनल ट्रेड करना चाहते हो तो, बल्कि गुड्स के लिए सुइटेबल होता है और इसकी स्पीड स्लो होती है, ठीक है। डिसएडवांटेज वही हो गया, स्लो स्पीड और वेदर पे डिपेंड करता है, अगर मौसम खराब है तो जहाज में काफ़ी ज़्यादा खतरे हो सकता है। किस चीज़ के लिए सुइटेबल होता है, ऑयल ट्रांसफ़र करने के लिए, हैवी मशीनरी और इंटरनेशनल कार्गो के लिए। पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट। पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट क्या होता है, कंटिन्यूस ट्रांसपोर्टेशन इसके अंदर होता रहता है, लो ऑपरेटिंग कॉस्ट लगती है और लिक्विड्स के लिए ये काफ़ी ज़्यादा सेफ मेथड है, ठीक है। और इसका डिसएडवांटेज क्या है, इंस्टॉलेशन कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा लग जाती है। अभी जैसे गैस पाइपलाइन वगैरह लगी हुई है तो ये क्या है, इसकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा लगी है ना, देना तो कंज्यूमर को ही पड़ा है, गवर्नमेंट ने थोड़ी दिया है, और लिमिटेड यूज़, काफ़ी कम यूज़ होता है, जैसे कि पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गए और केमिकल हो गया, इन सबको ट्रांसफ़र करने के लिए किसका यूज़ होता है, पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट का। कॉस्ट इफेक्टिवनेस, मतलब इन चारों में पांचों में डिफरेंस बिटवीन देखते हैं। रोड का कॉस्ट इफेक्टिवनेस क्या है, मीडियम, स्पीड भी मीडियम है, कैपेसिटी भी मीडियम है, फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, हाई। रेल का कॉस्ट कम लगती है, स्पीड मीडियम है, कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि लार्ज
अमाउंट ऑफ गुड्स रख सकते हैं ना इसके अंदर, और फ्लेक्सिबिलिटी कम है। एयर का वेरी लो, कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा लगती है ना इसके अंदर, ठीक है। स्पीड वेरी फास्ट, कैपेसिटी कम होती है, और फ्लेक्सिबिलिटी इसमें भी मीडियम है। वाटर की भी वेरी लो, ये स्लो है, वेरी हाई है कैपेसिटी, और फ्लेक्सिबिलिटी लो है। पाइपलाइन की भी लो है, स्पीड कंटिन्यूस है, कैपेसिटी हाई है, और फ्लेक्सिबिलिटी भी क्या है, वेरी लो। समझ आया? नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ वेयर हाउसेज। 3 टाइप के होता है, प्राइवेट वेयर हाउस, पब्लिक वेयर हाउस, बॉन्डेड वेयर हाउस। करते हैं क्या होता है ये प्राइवेट वेयर हाउस? वो वेयर हाउस होता है जो कि मैन्युफैक्चर और बिजनेसेस ने ओन करके रखा होता है, ठीक है। प्रोस क्या क्या है इसके? कंट्रोल अच्छा हो जाएगा, कस्टमाइज जैसा वो चाहता है वैसे वो अपना वेयर हाउस बना सकता है। कॉन्स क्या क्या हो जाएंगे? इन्वेस्टमेंट कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा लगती है। पब्लिक वेयर हाउस कौन से होते हैं? जो कि बिजनेसेस को रेंट पे दिए जाते हैं। इसके एडवांटेजेस क्या क्या है? इकोनॉमिकल है और इन्वेस्टमेंट काफ़ी कम लगती है, और डिसएडवांटेज क्या हो जाएगा कि आपका कंट्रोल काफ़ी कम रहेगा। नेक्स्ट है बॉन्डेड वेयर हाउस। ये कौन से वेयर हाउस होते हैं? यूज फॉर इंपोर्टेड गुड्स बिफोर कस्टम ड्यूटी पेमेंट। किस चीज़ के लिए यूज होता है ये? कस्टम ड्यूटी की पेमेंट से पहले गुड्स को इंपोर्ट करने के लिए। जैसे आपने गुड्स को इंपोर्ट कर लिया, ठीक है, तो आप इसके अंदर रख सकते हो कस्टम ड्यूटी पेमेंट करने से पहले। ड्यूटी पेमेंट आप डिले भी कर सकते हो, ये इसका फ़ायदा है। यूज फॉर इम्पोर्ट गुड्स बिफोर कस्टम ड्यूटी पेमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउस। कोल्ड स्टोरेज कौन सा होता है? ऐसा वेयर हाउस जो कि पेरिशेबल गुड्स के लिए यूज़ होता है। ऐसे गुड्स जो जल्दी ख़राब हो जाते हैं उनके लिए कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउस होता है, ठीक है। ऑटोमेटेड वेयर हाउस, ये कौन सा वेयर हाउस होता है? जो कि रोबोटिक एंड टैक यूज़, मतलब रोबोटिक एंड टैक का यूज़ होता है, जहाँ पे प्रोस क्या हाई एफिशिएंसी होगी इसका, और ह्यूमन एरर काफ़ी कम होगा। डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर कौन कौन से होते हैं? किस चीज़ पे फोकस होता है इनका? फोकस ऑन क्विक मूवमेंट रेदर देन लॉन्ग टर्म स्टोरेज। डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर का मेन फोकस स्टोरेज नहीं होता, इनका मेन फोकस होता है कि जल्दी जल्दी गुड्स का मूवमेंट जल्दी जल्दी हो। डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर के प्रोस क्या क्या है? हाई एफिशिएंसी, लेस ह्यूमन, लॉन्ग टर्म स्टोरेज, उसका स्टोरेज कम करना होता है। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन वेयर हाउसिंग। ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? वही गुड्स मूव करना, स्पीड पे फोकस करता है, डिलीवरी टाइम को इफेक्ट करता है। वेयर हाउस क्या करता है? गुड्स स्टोर करता है, इन्वेंट्री पे फोकस करता है, और प्रोडक्ट अवेबिलिटी को इफेक्ट करता है। एफिशिएंट कोऑर्डिनेशन अगर ट्रांसपोर्ट और वेयर हाउसिंग के बीच में होगा तो क्या होगा? उससे लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी और कस्टमर सर्विस भी अच्छी होएगी। नेक्स्ट क्या है? इन्वेंट्री मैनेजमेंट। क्या होता है? इट रेफर्स टू प्लानिंग, कंट्रोलिंग, स्टोरिंग एंड मॉनिटरिंग गुड्स एंड मटेरियल सो दैट द राइट क्वांटिटी इज अवेलेबल एट द राइट टाइम एंड प्लेस। क्या होता है ये? प्लानिंग करना, कंट्रोलिंग करना, स्टोरिंग करना, और मॉनिटर करते रहना गुड्स को टाइम टू टाइम, ताकि वो राइट क्वांटिटी में राइट पर्सन को राइट टाइम पे राइट प्लेस पे अवेलेबल हो। क्या क्या इंक्लूड होता है इसमें? रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस गुड्स, फिनिश गुड्स एंड स्पेयर पार्ट्स, ठीक है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट की वही डेफिनेशन लिखी है, इज अ प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग ऑप्टिमम स्टॉक लेवल। जो ऑप्टिमम स्टॉक लेवल होता है ना, उसको मेंटेन करने का काम कौन करता है? इन्वेंट्री मैनेजमेंट। ताकि अगर कस्टमर की डिमांड आती है तो उस टाइम पे मेरे पास कॉस्ट स्टॉक रहे। अगर मेरे पास स्टॉक नहीं रहेगा ना और कस्टमर की डिमांड आ गई तो उस टाइम पे कॉस्ट मेरा ज़्यादा लग सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? क्यों ज़रूरत होती है इन्वेंट्री की? सबसे पहले डिमांड का हमें कुछ नहीं पता, कब बढ़ जाएगी कब कम हो जाएगी, तो हम अगर अपने पास स्टोर करके रखेंगे हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा अगर हमने इन्वेंट्री स्टोर कर रखी है। नेक्स्ट है प्रोडक्शन टास्क टेक्स टाइम। अगर आपके पास अचानक से डिमांड आ गई, अगर आप सोचोगे प्रोडक्शन कर लेते हैं तो उसमें टाइम लगता है ना, इसलिए इन्वेंट्री की नीड होती है। सीजनल डिमांड फ्लक्चुएशन हो सकती है, ठीक है। बल्क परचेजिंग रिड्यूस्ड कॉस्ट। अगर आप एक बार में काफ़ी सारा प्रोडक्ट ले लेते हो ना तो आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी। प्रोडक्ट लेके अब आप रख दो, ठीक है, इन्वेंट्री बना के रख लो स्टॉक की फॉर्म में। ट्रांसपोर्टेशन डिले में अगर ट्रांसपोर्टेशन डिले हो जाएगा अगर आपने इन्वेंट्री नहीं मेंटेन करके रख रखी तो। इन्वेंट्री मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या क्या होते हैं? स्टॉक अवेबिलिटी मेंटेन करना, ठीक है, कि प्रोडक्ट इंश्योर कर रहे हैं कि वो अवेलेबल हैं जब ज़रूरत पड़े। अवॉइड स्टॉक आउट, स्टॉक कम ना हो जाए। क्या लिखा है? प्रिवेंट लॉस ऑफ सेल्स ड्यू टू नॉन अवेबिलिटी। सेल्स में लॉस ना हो क्योंकि मेरे पास स्टॉक ही अवेलेबल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है कॉस्ट रिडक्शन। कॉस्ट कम करता है क्योंकि स्टोरेज कम होता है और ऑर्डरिंग कॉस्ट भी कम पड़ती है। स्मूथ प्रोडक्शन होता है। प्रोवाइड कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ मटेरियल, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ मटेरियल होता रहता है। और लास्ट क्या है? कस्टमर
सेटिस्फाई होते रहते हैं क्योंकि उनको टाइम पे डिलीवरी मिलती है। एग्जाम्पल क्या लिखा है, अ रिटेल स्टोर कीप्स एक्स्ट्रा स्टॉक बिफोर दिवाली बिकॉज डिमांड इंक्रीजेज ड्यूरिंग द फेस्टिवल सीजन। एक रिटेल स्टोर है जिसने पहले ही एक्स्ट्रा स्टॉक रख लिया है क्योंकि दिवाली आने वाली है, क्यों, और दिवाली के टाइम पे या फेस्टिवल के टाइम पे डिमांड लोगों की बढ़ जाती है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट के, तो पहला तो यही है कि कंटिन्यूस सप्लाई रहे, कहीं पे सप्लाई रुके ना, ठीक है। मटेरियल शुड ऑलवेज बी अवेलेबल फॉर प्रोडक्शन एंड सेल्स, हमेशा मटेरियल अवेलेबल होना चाहिए प्रोडक्शन के लिए भी और सेल्स के लिए भी। इन्वेंट्री कॉस्ट कम करता है, ठीक है। अवॉइड करता है ओवर स्टॉकिंग, अगर आपने अच्छे से इन्वेंट्री मैनेजमेंट करी है ना तो आपके पास एक्स्ट्रा स्टॉक नहीं भर जाएगा, ठीक है। टू मच स्टॉक ब्लॉक नहीं होंगे आपके पास, अंडर स्टॉकिंग भी नहीं होगा, ना तो आपके पास इन्वेंट्री एक्स्ट्रा होगी ना तो आपके पास इन्वेंट्री कम होगी, ऑप्टिमम होगी, जितनी चाहिए उतनी। बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो जाएंगे, ठीक है। अगर आपके पास वेयर हाउस है तो वेयर हाउस स्पेस का एफिशिएंट यूज हो पाएगा, ठीक है, और कैपिटल का भी। कस्टमर सर्विस इंप्रूव होगी और ऑप्टिमम इन्वेंट्री लेवल भी बना रहेगा, ना तो उसका एक्सेस होगा ना तो उसकी शॉर्टेज होगी। नेक्स्ट क्या है, सबसे पहले क्या होता है, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री, मटेरियल परचेज करते हैं किस चीज़ के लिए, प्रोडक्शन के लिए, ठीक है, जैसे स्टील यूज़ करा ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के लिए। नेक्स्ट क्या है, वर्क इन प्रोग्रेस, ये क्या होते हैं, जो कि ऐसे गुड्स होते हैं जो आधे प्रोड्यूस हुए हैं, मतलब टोटली अच्छी तरह से प्रोडक्शन नहीं हुई है उनकी, वर्क उसमें और होना बाकी है, ठीक है। जैसे मोबाइल फ़ोन के हाफ असेंबल्ड मोबाइल फ़ोन आपको मिला है, पूरा असेंबल होके नहीं मिला, हाफ असेंबल, तो अभी आपको और असेंबल करना पड़ेगा ना। और फेज सी क्या है, फिनिश गुड इन्वेंट्री, कंप्लीट गुड मिल रहा है आपको जो कि आप डायरेक्टली सेल कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सपोर्ट एंड सेफ्टी इन्वेंट्री, ये क्या होती है, मेंटेनेंस रिपेयर एंड ऑपरेटिंग सप्लाईज आइटम यूज इन ऑपरेशन बट नॉट पार्ट ऑफ फाइनल प्रोडक्ट। फाइनल प्रोडक्ट का ये कोई पार्ट नहीं होता, बट ये किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, मेंटेनेंस के लिए, प्रोडक्ट के रिपेयर के लिए और ऑपरेटिंग सप्लाईज के अंदर इन सब का यूज़ होता है ऑपरेशन के टाइम पे। बफर और सेफ्टी स्टॉक क्या होते हैं, एक्स्ट्रा स्टॉक मेंटेन फॉर इमरजेंसी के टाइम के लिए एक्स्ट्रा स्टॉक मेंटेन करके रखते हैं, उसको क्या बोलते हैं, बफर या सेफ्टी स्टॉक। एग्जांपल क्या हो गया, मेडिसिन स्टॉक कीप डूइंग, पैंडेमिक के टाइम पे एक्स्ट्रा मेडिसिन रखी थी ना। फिर इंपॉर्टेंस क्या क्या है इन्वेंट्रीज की, इन्वेंट्रीज की वजह से बिजनेस में कैसे कैसे सक्सेस आता है, तो आपके प्रोडक्शन प्रोसेस अच्छी होगी, इससे इंटरप्शन नहीं होगा मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, प्रोटेक्शन मिलेगा अनसर्टेनिटी से, जब भी डिमांड बढ़ेगी या कम होगी आपको उस प्रॉब्लम को हैंडल करना अच्छे से आएगा। बल्क परचेज बेनिफिट, अगर आप बल्क में कोई सामान खरीदते हो तो आपको कॉस्ट कम लगेगी, कस्टमर सर्विस अच्छी प्रोवाइड होगी और सीजनल डिमांड मैनेजमेंट भी अच्छे से हो पाएगा। नेक्स्ट क्या है, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री को क्लासीफाई करा है। सबसे पहले ऑर्डरिंग कॉस्ट हो गया, फिर कैरिंग कॉस्ट और स्टॉक आउट कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होता है, कॉस्ट इनकर्ड वाइल प्लेसिंग ऑर्डर, जब ऑर्डर करा है उस टाइम पे जो कॉस्ट लगती है उसको क्या बोलते हैं, ऑर्डरिंग कॉस्ट। नाम से ही पता लग रहा है, ऑर्डर करने में जो कॉस्ट लग रही है उसको क्या बोलते हैं, ऑर्डरिंग कॉस्ट। जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, डॉक्यूमेंटेशन करना और कम्युनिकेशन एक्सपेंस। नेक्स्ट है कैरिंग कॉस्ट, किसी प्रोडक्ट को कैरी करने में जो कॉस्ट लग रही है। कॉस्ट ऑफ होल्डिंग इन्वेंट्री, स्टॉक को होल्ड करने में जो कॉस्ट लग रही है, जैसे कि स्टोरेज कॉस्ट हो गया, इंश्योरेंस हो गया, थेफ्ट का रिस्क हो गया और ऑब्सोलेंस, मतलब वो प्रोडक्ट डेप्रिशिएट भी तो हो सकता है, ऑब्सोलेट भी तो हो सकता है। स्टॉक आउट कॉस्ट, ये क्या होता है, लॉस ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ इन्वेंट्री, आपके पास इन्वेंट्री नहीं है, शॉर्टेज पड़ गई आपके पास तो आपको सेल्स में क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ये क्या होता है, EOQ इज द आइडियल क्वांटिटी ऑफ इन्वेंट्री, ये एक आइडियल क्वांटिटी है किस चीज़ का, इन्वेंट्री का, जो एक फर्म को मिनिमाइज करके रखना होता है, ठीक है। और ये इन्वेंट्री कॉस्ट क्या कर देती है, कम कर देती है। क्या होता है EOQ, एक आइडियल क्वांटिटी है इन्वेंट्री का जो फर्म को किस चीज़ में हेल्प करता है, इन्वेंट्री कॉस्ट कम करने में हेल्प करता है। इट परफेक्टली बैलेंस ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट को बैलेंस करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, EOQ का फॉर्मूला क्या है, √2
डी मल्टीप्लाई बाय एस अपॉन में एच। देखते हैं डी क्या होता है। डी होती है एनुअल डिमांड, पूरे साल में जो डिमांड आई है उसको क्या बोलते हैं डी, ठीक है। एस क्या होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, एक ऑर्डर पे या पर ऑर्डर आपको कितना ऑर्डरिंग कॉस्ट लगा है। और एच किसी प्रोडक्ट को होल्ड करने का कैरिंग कॉस्ट आपको कितना लगा है। अजम्पशन क्या क्या होते हैं इसके, डिमांड कांस्टेंट रहनी चाहिए, ठीक है, जो टाइम है वो फिक्स रहना चाहिए और ऑर्डरिंग कॉस्ट कांस्टेंट होनी चाहिए और शॉर्टेज नहीं होना चाहिए, तब आप ये फॉर्मूला या EOQ मॉडल यूज़ करोगे। एडवांटेज क्या क्या है, रेड्यूस करता है इन्वेंट्री कॉस्ट, ओवर स्टॉकिंग को बचाता है, कैश मैनेजमेंट में हेल्प करता है और इन्वेंट्री कंट्रोल इंप्रूव करता है। लिमिटेशन क्या क्या है, कांस्टेंट डिमांड एज्यूम करता है, सुइटेबल नहीं है ये सीजनल प्रोडक्ट के लिए क्योंकि उसमें डिमांड फ्लक्चुएट करती रहती है और मार्केट फ्लक्चुएशन को ये इग्नोर करता है। नेक्स्ट क्या है, अब EOQ का जब क्वेश्चन आएगा तो उसको कैसे सॉल्व करोगे। अगर आपको एनुअल डिमांड गिवन है 10,000, ऑर्डरिंग कॉस्ट गिवन है 200 और होल्डिंग कॉस्ट गिवन है ₹5, फॉर्मूला क्या था, ब्रैकेट 2 एनुअल डिमांड कितनी है 10,000 तो 10,000 लिख दोगे, मल्टीप्लाई बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है ऑर्डरिंग कॉस्ट 200 और कैरिंग कॉस्ट कितनी है 5। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास EOQ आ जाएगा, ये यूनिट्स के अंदर आता है, ठीक है। तो एक कंपनी को इतनी यूनिट्स ऑर्डर करनी चाहिए हर बार, ये क्या है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। नेक्स्ट क्या है, जस्ट इन टाइम अप्रोच। ये क्या होता है, जस्ट इन टाइम इज एन इन्वेंट्री सिस्टम वेयर मटेरियल आर रिसीव्ड ओनली व्हेन नीडेड इन प्रोडक्शन। मटेरियल जब ही रिसीव किया जाता है जब प्रोडक्शन में ज़रूरत होती है, मतलब जिस टाइम ज़रूरत हुई है उस टाइम पे आप मटेरियल को रिसीव कर रहे हो। लाइक आपके पास केक का ऑर्डर आया है, ठीक है, तो आप पहले से केक का सारा मटेरियल थोड़ी वो करके रखोगे, बना के रखोगे, ठीक है। आपके पास ऑर्डर आएगा उसी टाइम तो आप बनाओगे ना, तो वो क्या हो गया जस्ट इन टाइम अप्रोच। जब आपको ज़रूरत है तभी आप उस प्रोडक्ट को बना रहे हो या मटेरियल डिमांड कर रहे हो, ठीक है। ये EOQ के तरह, अनलाइक EOQ विच कैलकुलेट्स द परफेक्ट अमाउंट ऑफ स्टॉक टू होल्ड, ये EOQ की तरह नहीं है। GIT का क्या एम होता है कि जीरो स्टॉक होल्ड करे, इसका मेन मोटिव होता है कि कोई स्टॉक होल्ड करके ना रखे, जब ऑर्डर आ रहा है तब उसको बनाओ और दो, समझा। नेक्स्ट क्या है, अप्रोचेस क्या क्या होते हैं, एक तो यही हो गया जस्ट इन टाइम, जब ऑर्डर आ रहा है तब उसको बनाओ, लॉजिस्टिक आउटसोर्सिंग फाउंडेशन और 3PL वर्सेस 4PL इंटीग्रेशन। देखते हैं, जस्ट इन टाइम तो हमने कर ही लिया। जस्ट इन टाइम इज एन इन्वेंट्री सिस्टम वेयर मटेरियल आर रिसीव्ड ओनली व्हेन नीडेड इन प्रोडक्शन। मटेरियल जब भी रिसीव किया जाता है जब प्रोडक्शन में ज़रूरत पड़ती है। गोल क्या होता है, इन्वेंट्री होल्डिंग को कम करना और वेस्ट को कम करना, ठीक है। एग्जाम्पल क्या हो गया, कार मैन्युफैक्चरर को है जैसे कि टोयोटो, तो वो GIT का यूज़ करेगा, जब किसी पार्ट की ज़रूरत होगी वो उसी टाइम उस पार्ट को ऑर्डर करेगा। फीचर्स क्या क्या होते हैं, स्मॉल इन्वेंट्री लेवल बनता है, फ्रीक्वेंट डिलीवरीज होती रहती हैं, क्वालिटी स्टैंडर्ड अच्छे होते हैं, सप्लायर रिलेशनशिप अच्छे होता है और कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट होता रहता है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, वेस्ट रिड्यूस करना, स्टोरेज कॉस्ट कम करना, एफिशिएंसी अच्छी करना और प्रोडक्टिविटी भी अच्छी करना। नेक्स्ट क्या है, GIT की डायनामिक्स क्या क्या है, ये क्या करता है, इन्वेंट्री कॉस्ट कम करता है क्योंकि आपको स्टोरेज की रिक्वायरमेंट काफ़ी कम होगी, वेस्ट कम करेगा क्योंकि आप एक्स्ट्रा प्रोडक्ट पहले से मंगा के नहीं रख रहे, अगर कोई ट्रेंड में चेंज भी आ रहा है तो आपका प्रोडक्ट वेस्ट नहीं होगा, बेटर क्वालिटी बनेगी, ठीक है, आप कंटिन्यूस मॉनिटर करोगे अपनी क्वालिटी को, एफिशिएंट प्रोडक्शन होगा, ठीक है, रिस्क नहीं होगा सप्लाई डिसरप्शन का, ठीक है, रिस्क होगा नहीं, रिस्क होगा, ठीक है। आपको अचानक से ऑर्डर आ जाता है, ठीक है, और आपने रॉ मटेरियल सप्लायर को बोला है, ये डिसएडवांटेजेस है, आपने रॉ मटेरियल सप्लायर को बोला है कि मुझे प्रोडक्ट भेज दो, अगर उसके पास वो प्रोडक्ट उस टाइम अवेलेबल नहीं है फिर क्या होएगा, फिर तो आपकी सेल कम हो जाएगी, ठीक है। तो इस चीज़ का डर हो सकता है। डिपेंडेंसी किस पे हो जाएगी, सप्लायर पे, अगर वो भेजेगा उसके साथ मेरा कोऑर्डिनेशन अच्छा है तो मेरा जस्ट इन टाइम अप्रोच अच्छा चलेगा। अनसर्टेन डिमांड के अंदर ये यूज़ नहीं हो सकता, ऐसे डिमांड जो फ्लक्चुएट होते रहते हैं। नेक्स्ट है लॉजिस्टिक आउटसोर्सिंग, ये क्या होता है, हायरिंग एक्सटर्नल फर्म टू परफॉर्म लॉजिस्टिक एक्टिविटीज़ इंस्टेड ऑफ हैंडलिंग दैम इंटरनली। एक एक्सटर्नल फर्म को हायर किया जाता है जो कि लॉजिस्टिक रिलेटेड एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता है, ना कि उसको खुद से करो। मतलब आप खुद से सारी लॉजिस्टिक एक्टिविटीज़ नहीं कर रहे, आपने किसी फर्म को क्या कर दिया,
हायर कर लिया है। थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक, ये क्या होता है? 3PL रेफर्स टू आउटसोर्सिंग लॉजिस्टिक एक्टिविटीज टू एन एक्सटर्नल स्पेशलाइज्ड कंपनी। एक स्पेशलाइज्ड कंपनी है बाहर की जिसको आपने आउटसोर्सिंग लॉजिस्टिक एक्टिविटीज दे दी है। ठीक है, मैनेजमेंट एरियाज क्या क्या हैं इसके? ट्रांसपोर्टेशन, वेयरहाउस, डिस्ट्रीब्यूशन, पैकेजिंग। सर्विसेज क्या क्या प्रोवाइड करता है थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक? फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन, ये भी वही करेगा, इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी वही करेगा, वेयर हाउसिंग भी वही करेगा और ऑर्डर फुलफिलमेंट का काम भी वही करेगा। मतलब लॉजिस्टिक से रिलेटेड जो भी काम है वो कौन करेगा? एक बाहर की स्पेशलाइज्ड कंपनी करेगी जिसका काम ही लॉजिस्टिक देखना होता है या नहीं भी होता है। ठीक है, तो वो हैंडल करती है। नेक्स्ट, एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं इसके? कॉस्ट कम हो जाती है, आपको कोई ज़रूरत नहीं होती मेंटेन करने की, आपका खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर लॉजिस्टिक ले। वो लोग एक्सपर्टाइज होते हैं लॉजिस्टिक हैंडल करने में। कोर एक्टिविटीज़ पे आप अपना फोकस कर सकते हो, प्रोडक्शन और मार्केटिंग के ऊपर आप अच्छे से फोकस कर सकते हो क्योंकि लॉजिस्टिक का काम तो आपने किसी और को दे दिया ना। स्केलेबिलिटी, ईजी एक्सपेंशन कर सकते हो जब हाई डिमांड हो। डिसएडवांटेजेस क्या क्या है? डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है आपका, डिपेंडेंसी है आपकी किसके ऊपर? जो सर्विस दे रहा है आपको थर्ड पार्टी। रिस्क ऑफ सर्विस फेलर का रिस्क भी हो सकता है। एग्जाम्पल क्या होगा? एक ऑनलाइन सेलर यूज़ कर रहा है कुरियर कंपनी को ताकि वो अपने डिलीवरी ऑपरेशंस कर सके। फोर्थ पार्टी लॉजिस्टिक, ये कौन होता है? फोर्थ पार्टी लॉजिस्टिक हायर लेवल लॉजिस्टिक आउटसोर्सिंग होती है। मतलब एक हाई लेवल ऑफ लॉजिस्टिक आउटसोर्सिंग होती है जहाँ पे एक कंपनी मैनेज करती है कंप्लीट सप्लाई चेन ऑन बिहाफ ऑफ द क्लाइंट। आपके बिहाफ पे वो आपका पूरा का पूरा सप्लाई चेन मैनेज करेगी। ऊपर वाले में पूरा सप्लाई चेन नहीं मैनेज कर रही थी, वो क्या मैनेज कर रही थी? वेयर हाउस और ये सारी चीज़ें, बट ये हर एक चीज़ मैनेज कर रही है। फीचर्स क्या क्या है? कंप्लीट सप्लाई चेन इंटीग्रेशन होता है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट और टेक्नोलॉजी ड्राइवन कोऑर्डिनेशन होता है। क्या क्या करते हैं ये? क्या क्या चीज़ें होती है इसके अंदर? मल्टीपल 3PL प्रोवाइडर्स भी होते हैं, टेक्नोलॉजी सिस्टम्स भी अच्छे होते हैं। ठीक है, और क्या है? सप्लाई चेन स्ट्रैटेजी भी अच्छी होती है। डिफरेंस बिटवीन क्या है 3PL और 4PL के अंदर? ये ऑपरेशनल होते हैं पर ये स्ट्रैटेजिक काम करते हैं। फंक्शंस क्या होता है इनका? लॉजिस्टिक एक्टिविटीज़ को सिर्फ हैंडल करना, और पर ये पूरे के पूरे सप्लाई चेन को मैनेज करते हैं। इनका फोकस क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन और वेयर हाउसिंग, और इसका पूरा का पूरा सप्लाई चेन इंस्ट्रक्शन कंट्रोल इसके लिमिटेड होता है और इसका कॉम्प्रिहेंसिव होता है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा एरिया मैनेज कर रहा है ना, इसलिए। चैलेंजेस क्या क्या आ जाता है लॉजिस्टिक आउटसोर्सिंग के अंदर? लॉस ऑफ कंट्रोल, आप कंट्रोल खो सकते हो, कंपनी कंट्रोल खो सकता है किस चीज़ का? ऑपरेशनल कंट्रोल। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? डाटा सिक्योरिटी रिस्क हो सकती है, कॉन्फिडेंशियल बिजनेस डाटा क्या हो सकता है? लीक हो सकते हैं, कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम हो जाएगी, कम्युनिकेशन गैप हो सकता है। ठीक है, डिपेंडेंस ऑन सर्विस, आप पूरे के पूरे डिपेंड हो जाओगे उस आउटसोर्सिंग कंपनी के ऊपर। ठीक है, आउटसोर्सिंग पार्टनर के ऊपर। नेक्स्ट है हिडन कॉस्ट, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस भी अराइज हो सकती है। और लास्ट का क्वालिटी इश्यूज, पुअर सर्विस अफेक्ट कस्टमर सेटिस्फेक्शन, अगर वो कस्टमर को अच्छी सर्विस नहीं प्रोवाइड कर रहा तो आपके क्वालिटी इशू आ सकते हैं। फ्यूचर डायरेक्शन क्या क्या है? अगर लॉजिस्टिक है तो उसमें फ्यूचर में और क्या क्या हो सकता है? ऑटोमेशन आ जाएगा, यूज़ ऑफ रोबोटिक्स का यूज़ होने लग जाएगा, ऑटोमेटिक वेयर हाउसेज बनने लग गई हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का यूज़ होने लग गया है डिमांड फॉरकास्टिंग और रूट ऑप्टिमाइजेशन के लिए। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है जिसमें ट्रांसपेरेंसी और ट्रैकिंग और ज़्यादा अच्छी हो रही है। ग्रीन लॉजिस्टिक आने लग गई है जो कि इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्टेशन करती है और पैकेजिंग करती है। रियल टाइम ट्रैकिंग, आप GPS के थ्रू, IoT बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम के थ्रू रियल टाइम ट्रैकिंग कर सकते हो। और ड्रोन एंड ऑटोनोमस डिलीवरी, फ्यूचर डिलीवरी सिस्टम फॉर फास्टर लॉजिस्टिक। ठीक है, यूनिट 5 आ गई है। टेक्नोलॉजी कौन कौन सी है लॉजिस्टिक के अंदर? तो सबसे पहले वही है AI आ गए। AI क्या होता है? मशीन्स या सिस्टम होती है जो कि ह्यूमन इंटेलिजेंट काम करती है, डिसीजन लेने में हेल्प करती है। तो क्या क्या यूजेस होते हैं इसके लॉजिस्टिक के अंदर? सबसे पहले डिमांड फॉरकास्ट करने में, कि प्रिडिक्ट करता है कि कस्टमर की डिमांड फ्यूचर में क्या होगी पास्ट डाटा के बेसिस पे। रूट ऑप्टिमाइज करता है, ठीक है, हमें फास्टेस्ट रूट बताता है, चीपेस्ट रूट बताता है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट करने में हेल्प करता है AI, ठीक है। वेयर हाउस ऑटोमेशन, AI रोबोट्स आ गए हैं, ये पिक, सॉर्ट और पैक गुड्स अपने आप ही करते हैं, ठीक है। तो इसके बेनिफिट्स का क्या है? कॉस्ट कम करेगा, एफिशिएंसी बढ़ाएगा और डिसीजन मेकिंग
मार्केटिंग और अच्छी करता है। एग्जाम्पल क्या होगा, अमेजोन प्रिडिक्ट करता है कस्टमर ऑर्डर बिफोर दे बाय, उनके खरीदने से पहले ही अमेजोन प्रिडिक्ट कर लेता है। तो किसकी हेल्प से, एआई की हेल्प से। रोबोटिक्स कौन होता है लॉजिस्टिक के अंदर, रोबोटिक्स इन्वॉल्व मशीन परफॉर्मिंग फिजिकल टास्क ऑटोमेटिकली। रोबोटिक्स क्या होते हैं, जो भी फिजिकल टास्क है वो कौन करता है, मशीन्स करता है। एप्लीकेशन कहाँ पे होती है, ऐसी जगह पे जो कि वेयर हाउसेज ऑटोमेटेड है, जब वहाँ पे रोबोट मूव करते हैं गुड्स को वेयर हाउस के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, पिकिंग एंड पैकिंग। रोबोट सेलेक्ट आइटम्स फॉर ऑर्डर, रोबोट सेलेक्ट करता है आइटम्स को ऑर्डर के लिए। सॉर्टिंग सिस्टम क्विकली ऑर्गेनाइज करता है पार्सल्स को डेस्टिनेशन के अकॉर्डिंग। एडवांटेज क्या है, फास्टर ऑपरेशन होगा, ह्यूमन एरर कम होगा और 24/7 वर्किंग कैपेबिलिटी भी है इसकी, क्योंकि रोबोट क्या होता है, थकते नहीं है ना। एग्जाम्पल क्या हो गया, फुलफिलमेंट सेंटर रोबोट्स दैट ब्रिंग सेल्स टू वर्कर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ब्लॉकचेन क्या होता है लॉजिस्टिक के अंदर। ब्लॉकचेन क्या है, एक सिक्योर ट्रांसपेरेंट डिजिटल लेजर है जो क्या करता है, ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करता है अपने अंदर। शिपमेंट ट्रैकिंग, एवरी स्टेप इज रिकॉर्डेड एंड कैन नॉट बी अल्टर्ड, सारे के सारे स्टेप्स इसके अंदर रिकॉर्ड होते हैं और इसको चेंज नहीं कर सकते। फ्रॉड प्रिवेंशन करता है कि ये देखता है कि ऑथेंटिसिटी के साथ गुड्स एंड डॉक्यूमेंट है कि नहीं है। स्मार्ट क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट्स बनाता है, ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट एग्रीमेंट, अगर कोई एग्रीमेंट है तो उसको अपने आप ही एग्जीक्यूट कर देता है, जैसे कि डिलीवरी के बाद पेमेंट, ठीक है। एग्जाम्पल क्या होगा, ट्रैकिंग फूड सप्लाई चेन टू इंश्योर सेफ्टी एंड ओरिजिन, फूड सप्लाई चेन को ट्रैक करना ताकि सेफ्टी और ओरिजिन चेक करते रहना। बेनिफिट क्या है, ट्रांसपेरेंसी आ जाती है, सिक्योरिटी आ जाती है और पेपर वर्क क्या हो जाता है, कम, क्योंकि लेजर है वो भी डिजिटल फॉर्म में, तो पेपर वर्क की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। नेक्स्ट है रिवर्स लॉजिस्टिक, ये क्या होती है, डील किस चीज़ के साथ करती है, मूवमेंट्स ऑफ गुड्स फ्रॉम कस्टमर बैक टू सेलर, कस्टमर से सेलर के पास। जैसे हम अगर कोई गुड्स का रिटर्न करते हैं तो वो क्या हो गया, रिवर्स लॉजिस्टिक, ठीक है। इसमें क्या होता है, कस्टमर ने सेलर को अपना गुड्स क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया, तो इसमें क्या क्या होगा, प्रोडक्ट रिटर्न हो गया, रिसाइकल हो गया या रिफर्बिशिंग या डिस्पोज कर दोगे आप इसको। इंपॉर्टेंस क्या हो गया, कस्टमर सेटिस्फेक्शन बढ़ती है, वेस्ट कम होता है और रिकवर वैल्यू फ्रॉम रिटर्न गुड, जो आपके पास रिटर्न हुआ है ना गुड, आप उससे वैल्यू रिकवर कर सकते हो। री इंजीनियरिंग, ये क्या होता है, रीडिज़ाइनिंग लॉजिस्टिक प्रोसेस टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस, आप अपना लॉजिस्टिक प्रोसेस को दोबारा से रीडिज़ाइन कर रहे हो ताकि आप अपनी परफॉर्मेंस और अच्छी कर सको। टेक्निक क्या क्या है, प्रोसेस ऑटोमेशन, इंटीग्रेशन ऑफ डिजिटल टूल और एलिमिनेटिंग अननेसेसरी स्टेप, अगर अननेसेसरी स्टेप्स हो रहे हैं तो उन सबको हटाना। गोल्स क्या क्या है, कॉस्ट कम करेगा, इम्प्रूव स्पीड करना इसका गोल है और कस्टमर सेटिस्फेक्शन इंक्रीज करना गोल है। एग्जाम्पल क्या हो गया, मैनुअल इन्वेंट्री ट्रैकिंग के जगह अब ऑटोमेटेड सिस्टम आ गए हैं। नेक्स्ट है RFID, ये क्या होता है, रेडियो वेव्स होते हैं जो कि ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, ट्रैक करते हैं, जैसे कि टैग हो गए, रीडर, डाटाबेस, ये सारी चीज़ें। यूजेस कहाँ पे होता है, रियल टाइम इन्वेंट्री ट्रैकिंग के लिए ये यूज़ होता है, वेयर हाउस मैनेजमेंट के लिए और थेफ्ट प्रिवेंशन के लिए भी। एडवांटेज क्या है, कोई आपको लाइन ऑफ साइट स्कैनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, फास्टर होता है ये बारकोड से और एक्यूरेट ट्रैकिंग देता है। बारकोडिंग क्या होता है, एक सिस्टम है रिप्रेजेंटिंग डाटा यूजिंग लाइन्स, बार एंड नंबर्स, एक लाइन्स होता है उनके ऊपर नंबर्स लेके होते हैं, इनको ये स्कैन करता है और फिर आपको बताता है। बारकोड क्या करते हैं, स्कैन करा जाता है, इसको डाटा रिट्रीव्ड इंस्टेंटली फ्रॉम द सिस्टम, ये सिस्टम इसके अंदर जो डाटा होता है वो उसी टाइम निकाल लेता है। यूज इसका कहाँ पे होता है, प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने में, बिलिंग करने टाइम में और इन्वेंट्री को कंट्रोल करते टाइम पे। एडवांटेज क्या है, सिंपल है और कम का कॉस्ट लगती है, एक्यूरेसी मेंटेन करती है, अच्छी करती है और स्पीड करती है ऑपरेशंस को। नेक्स्ट क्या है, EDI, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज ऑफ बिजनेस डॉक्यूमेंट बिटवीन कंपनी, जब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में बिजनेस डॉक्यूमेंट एक्सचेंज हो रहा है कंपनीज के बीच में, जैसे कि रिटेलर से सप्लायर के पास क्या क्या चीज़ें जा रही हैं, या सप्लाई, हाँ, परचेज ऑर्डर, इनवॉइसेस, शिपिंग नोटिस, ये सारे किस फॉर्म में जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। एग्जाम्पल क्या होगा, ऑटोमेटिक सेंडिंग ऑफ ऑर्डर डिटेल फ्रॉम रिटेलर टू सप्लायर, रिटेलर से सप्लायर के पास अपने आप ही सारी डिटेल्स जा रही हैं। फास्टर कम्युनिकेशन होगा, पेपर वर्क की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है और एरर्स भी काफ़ी कम कर देगा। ये एक समरी है जिसके अंदर सबके काम बताए हुए हैं। AI क्या करता है, स्मार्ट डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। रोबोटिक्स क्या करता है, सारे काम खुद से कर लेता है जिससे स्पीड एंड एक्यूरेसी आती है। ब्लॉकचेन क्या करता है, डाटा ट्रैकिंग करता रहता है, ठीक है।
वो भी सिक्योर तरीके से। रिवर्स लॉजिस्टिक क्या होता है, जो रिटर्न आ रहा है उसको अच्छे से हैंडल करना। सप्लाई चेन री इंजीनियरिंग क्या होता है, प्रोसेस को इम्प्रूवमेंट करना, उसके अंदर चेंजेस लाना। RFID क्या था, वायरलेस ट्रैकिंग था, रियल टाइम अगर आपको ट्रैकिंग करनी है तो। EDI क्या है, डिजिटल डॉक्यूमेंट एक्सचेंज हो रहा है। और बार कोडिंग क्या है, प्रोडक्ट की आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ होता है। तो हमने ये सब्जेक्ट भी कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको इस PDF के नोट्स चाहिए, इस वीडियो के नोट्स चाहिए, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हो, वीडियो तो देख लेते हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।